सो हाय एवरीवन, साइंस 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 आई डोंट लाइक, आई अवॉइड, बट जब प्रशांत भैया साइंस पढ़ाते हैं ओहो तब मजा आ जाता है। और वही मजा मैं आप सभी को दिलाने आ गया हूं। आप सबने इतनी रिक्वेस्ट करी कि भैया क्लास 10th को तो आप पढ़ाते हो, हमारे सीनियर्स आपसे पढ़ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के अंदर फोड़ रहे हैं, हमें कब पढ़ाओगे, क्लास 9 को कब पढ़ाओगे। तो मेरे दोस्त, आप किसी चीज की डिमांड करो और मैं ना मानूं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना यार। तो तुम्हारे लिए इस चैनल के ऊपर आज से शुरू कर रहे हैं क्लास 9 के हर एक चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वन शॉट वीडियो। अब देखो, ये जो है ये वन शॉट सेशन रहने वाला है, बट इसके अंदर एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर कराऊंगा, ऐसे समझाऊंगा कि साइंस से प्यार हो जाएगा। फिर बोल रहा हूं, आज तक साइंस चाहे तुम्हें कितनी ही बोरिंग लगती हो, हम नए तरीके से पढ़ते हैं साइंस को, ऐसे तरीके से पढ़ेंगे तुम बोलोगे यार भैया साइंस में क्या मजा आता है, मजा आ जाता है पढ़ने में, ठीक है। और उसी के साथ पहले चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, हमारा बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 जो कि है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इससे हम आज शुरुआत कर रहे हैं। आप कमेंट में मुझे जरूर बताना अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। अब देखो, साइंस की भी जिम्मेदारी मैंने ले ली है, टेंशन मत लो, सब कुछ कराऊंगा, ध्यान से कराऊंगा और परफेक्ट तरीके से बताऊंगा। साइंस में एक नंबर नहीं घटेगा, बस जितनी चीजें मैं बता रहा हूं उतनी चीजें बस तुम फॉलो करते रहना, ठीक है। और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं विद एक इंपॉर्टेंट लाइन। ये लाइन ना मैं अपने हर एक स्टूडेंट को बताता हूं, शायरी है। शायरी इस प्रकार है, मुस्कुराएं हमेशा छुपाएं गम, मुस्कुराएं हमेशा छुपाएं गम, उन्हें तो वक्त बताएगा कौन है हम। तो वो जो लोग जो तुमसे बोलते रहते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो पाएगा, ये तो पढ़ने में बेकार है, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, उन लोगों को वक्त जवाब देगा, तुम बस मेहनत लगाते जाओ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला हमारा लेक्चर। देखो, एक दो चीजें मैं आपको बता देता हूं, करना क्या है। ये जो लेक्चर है, इसकी जो स्लाइड्स हैं, ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां मिल जाएंगे। दूसरी चीज, एक रफ नोटबुक लेकर बैठो। रफ नोटबुक क्यों? क्योंकि देखो, नोट्स अब साथ साथ में इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक एक सारी लाइनें लिख लो, वो तो आप नोट्स बाद में डाउनलोड करके लिख लेना, बट जो चीज मैं बताऊंगा उसको रफ में नोट करना, ताकि आपके दिमाग के अंदर वो चीजें जल्दी जाएंगी। क्योंकि बच्चे बोलते हैं भैया चैप्टर मुश्किल है, बट मैं नहीं मानता। मैं बोलता हूं सबसे रद्दी चैप्टर है, मैं बोलता हूं सबसे रद्दी चैप्टर है। आज देखना कैसे कहानी से पढ़ेंगे, सेल वैक्यूल्स वगैरह सब एकदम प्यारे तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो एक रफ कॉपी आपको लेकर बैठनी है। इसके अंदर हम क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के अंदर आते हैं, वो क्वेश्चंस भी साथ साथ में डिस्कस करते जाऊंगा। जहां पर मैं बोलूं इंपॉर्टेंट, तो सोच लेना वो क्वेश्चन तुम्हारे पेपर के अंदर आएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताने भूल गया। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि मुझे नहीं जानते, आज तक आप नहीं जानते प्रशांत भैया कौन है, तो पहली चीज मैं बता देता हूं, मेरा पूरा नाम है प्रशांत किराड़। एक एग्जाम होता है आईआईटी जेई का, जिससे कि आईआईटीज के अंदर एडमिशन मिलता है, वो मैंने क्रैक करा हुआ है। पिछले 4 साल से मैं क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th जेई के स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं। क्लास 9th की क्लास पहली बार यूट्यूब के ऊपर ले रहा हूं, ऑफलाइन वगैरह में पढ़ाया, बट यूट्यूब के ऊपर हम पहली बार क्लास 9 को आज से पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप मुझ पर बिल्कुल भरोसा कर सकते हो और मुझे प्रशांत सर बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपका भैया हूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, चीजों को समझाऊंगा, रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा, इस वजह से मैं आपका भैया हूं, ठीक है। तो हमें बोलते हैं प्यार से प्रशांत भैया। चले शुरू करते हैं एक एक करके। इंट्रोडक्शन टू सेल, सेल थ्योरी, सब कुछ पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक होगा सेल डिवीजन। यहां से लेकर यहां तक एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रहने वाला है। शुरुआत करते हैं भैया। ये सेल क्या है? जैसे ही सेल बोलते हैं ना, तो हमारे दिमाग में आता है क्या? रिमोट वाला सेल। दिखाता हूं, रुको 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 रुको, ये वाला सेल, ये याद आ जाता है ना कि भैया एक सेल होता है जो कि हम रिमोट में लगाते हैं, एसी वगैरह, टीवी वगैरह ऑन कर देते हैं, इस टाइप का सेल हमें याद आ जाता है। बट ये वाले सेल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं हमारी बॉडी जिस सेल से बनी है। अब तुम्हारे मन में एक डाउट आ गया कि भैया केमिस्ट्री के अंदर तो बताया था कि ना सारा जो भी चीजें हैं वो एटम से बनी होती हैं, बताया ना एटम से बनी होती हैं। अब आप कह रहे हो सेल से बनी होती हैं, ये क्या बात हुई? मेरी जान सुन, ये जो पेन है, जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं ना, वो सब एटम से बनी है। बट जितनी भी लिविंग चीजें हैं, जैसे कि आप, मैं, पेड़ पौधे, पक्षी, सब कुछ, ये सब सेल से बने हैं, सेल से बने हैं, ठीक है। तो इसलिए हम सेल को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब एक चीज यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज आपको अभी बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। देखो, यहां पर एक लाइन लिखी हुई है। क्या लाइन लिखी हुई है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर, स्कूल एग्जाम्स के अंदर, व्हाई सेल इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों बोलते हैं सेल को? आंसर भी बड़ा सिंपल है, क्यों? क्योंकि जितनी भी चीजें हैं सेल से ही बनी है। आप और मैं जो खड़े हैं, हम सेल से बने हैं। अब आप पूछोगे भैया कैसे बने हम सेल से? समझाता हूं। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट साइकिल है, इस इंपॉर्टेंट साइकिल को ध्यान से देखना।
जब नंबर ऑफ सेल्स कंबाइन होते हैं, जब सेल्स एक साथ आते हैं तो वो टिश्यूज को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? टिश्यूज। सेल्स मिले टिश्यूज बनाते हैं। पहली बता रहा हूं, ये जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 10th में भी काम आएगा, ठीक है। सेल मिले टिश्यूज बनाया, टिश्यू मिले ऑर्गन्स बनाए। ऑर्गन्स, किडनी, किडनी जिस किडनी को बेच के तुम आईफोन लेने के ख्वाब देखते रहते हो, वही वाली किडनी भैया, हाँ किडनी है ना। ऑर्गन्स बनाए, और ऑर्गन्स ने मिलकर क्या बनाया? ऑर्गन सिस्टम बनाया। जैसे कि अलग अलग सिस्टम होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, बहुत अलग अलग टाइप के सिस्टम होते हैं, और ऑर्गन सिस्टम ने कंबाइन करके बनाया ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि तुम, मैं और पेड़ पौधे पक्षी। समझ पाए? तो सेल क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से ही सब कुछ बना है, आप में हर एक चीज सेल से बनी है। तो याद रखना, वाई सेल इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि इंटायर फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगिंस फ्रॉम बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल। जितनी भी हमारी फंक्शनिंग है, जो भी हम हैं, वो सेल से बनते हैं, इसलिए इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखी है, और उसी लाइन पे आपके जो टीचर्स है ना, वो आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दे देंगे और तुम सोचोगे यार ये तो पढ़ा ही नहीं। मैं आज बता देता हूं। एक लाइन लिखी है कि सेल इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। वाई? क्यों? क्यों बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक? मैं बताता। देख, बिल्डिंग ब्लॉक का क्या मतलब है? एक छोटा सा ब्लॉक है, उस ब्लॉक को तू जोड़ते जा, जोड़ते जा, जोड़ते जा, जोड़ते जा, एक बिल्डिंग बन जाएगी, है ना? है ना? यही करते हैं ना। सिमिलरली एक सेल को तुम जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, तो टिश्यूज बन जाएंगे। टिश्यूज को जोड़ते जाओ, ऑर्गन बन जाएगा। ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम ह्यूमन बीइंग या फिर ऑर्गेनिज्म। इस वजह से सेल को क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो याद रखना, अ सेल कैन रेप्लिकेट। सेल अपनी 2 कॉपी बना सकता है, जैसे कि चिंटू लाल ने कॉपी बनाई, मिंटू लाल ने कॉपी बनाई। जैसे कि तुमने देखा होगा एग्जाम के अंदर, एक वो आपका एक स्टूडेंट होता है आपकी क्लास के अंदर, जो कि ना अपने सामने वाली की कॉपी पूरी की पूरी चीटिंग करता है। जब टीचर देखते हैं यार इसने भी सेम आंसर लिखा है, तूने भी सेम आंसर लिखा है, और ये लोग पकड़े तब जाते हैं जब दोनों के आंसर गलत निकलते हैं। टीचर बोलते हैं दोनों ने गलत आंसर लिखे, वो भी सेम, तब ये लोग पकड़े जाते हैं ना। तो क्या है? कॉपीज को रेप्लिकेट करते हैं। सिमिलरली सेल क्या करता है? खुद को रेप्लिकेट करता है। इस वजह से सेल बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अरे समझ आ रहा है क्या? अरे यहां जा रहा है क्या यार? बता यार, दिमाग है? बिल्कुल है यार भैया, ऐसे क्या बात कर रहे हो यार? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब सेल की थोड़ी हिस्ट्री पढ़ते हैं, बट उससे पहले आपका जोश मीटर कितना है? जोश मीटर एक ऐसा मीटर है जो कि बताएगा आपका एनर्जी लेवल कितना है। तो आपका एनर्जी लेवल क्या है वो अभी मुझे बता दो, 100 में से कितना है एनर्जी लेवल। चलिए अब बात करते हैं कि जो हमारा सेल है ना, इसकी डिस्कवरी कहां से हुई? सेल की आखिर डिस्कवरी किसने करी? क्या बोला? तो एक नाम है, एक साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। क्या है? रॉबर्ट हुक। अब देखो, पुराने जमाने में ना रॉबर्ट नाम बड़ा ट्रेंडिंग पे था। जैसे आज के समय पर आर्यन, नेहा, ये नाम बड़े ट्रेंडिंग है ना, तो उस टाइम पर रॉबर्ट नाम बड़ा ट्रेंडिंग था। तो जो भी साइंटिस्ट होता सब अपना नाम रॉबर्ट रख लेते हैं, ठीक है। तो ये रॉबर्ट जी ने क्या करा? रॉबर्ट जी ने सेल की खोज करी। इन्होंने बोला कि यार, मतलब उन्होंने बेसिकली क्या करा, पेड़ होता है ना, पेड़, उसका जो तना होता है, उस पार्ट को लाए, माइक्रोस्कोप सेट करा और देखा। तो उन्होंने देखा कि यार ये तो कुछ छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, और उन पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया सेल। ठीक है, तो पहली खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। बट याद रखना, इन्होंने जो सेल देखे थे ना, वो डेड सेल थे, वो जिंदा नहीं थे भैया, वो मरे हुए थे। कैसे? जो पेड़ है उसकी जो तना होती है ना, वो उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल होते हैं, वो जिंदा सेल नहीं थे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे साइंटिस्ट। दूसरे साइंटिस्ट का नाम है एंटोनी। इसकी स्पेलिंग थोड़ी सही कर लेना, IE लगा के, एंटोनी वैन। एंटोनी वैन जी जो थे, उन्होंने क्या करा? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, एंटोनी वैन जी ने पहली बार लिविंग सेल को देखा, माइक्रोस्कोप के अंदर लिविंग सेल को देखा। तो अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए कौन सा साइंटिस्ट था जिसने लिविंग सेल को देखा, तो याद रखना आंसर विल बी एंटोनी। और फर्स्ट टाइम किसने सेल को देखा? आंसर विल बी रॉबर्ट हुक। कंफ्यूज मत होना बेटा। चलिए आगे बात करते हैं, अगले साइंटिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला साइंटिस्ट है मेरा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन भैया जी ने क्या करा बताओ? रॉबर्ट ब्राउन भैया जी ने क्या करा? रॉबर्ट ब्राउन ने खोज करी सेल के न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या होता है? ब्रेन ऑफ द सेल। अभी कंफ्यूज मत हो भैया, यार ये न्यूक्लियस तो आपने बताया नहीं, बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, भरोसा रख। आगे बढ़ते हैं, अगला है मेरा परकिंजी। ये ध्यान से देखना, परकिंजी ने खोज करी प्रोटोप्लाज्म की। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। भैया अब आप ये प्रोटोप्लाज्म भी नहीं पढ़ाया। अरे पढ़ाऊंगा ना यार, रुक तो जा, सबर तो रख, बस इतना याद रखना, प्रोटोप्लाज्म इज लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखना, अब आए तीन भाई, तीनों तबाही। तीन भाई तीनों तबाही, मतलब एक्चुअली में तीन भाई नहीं थे, बट तीन लोग थे जिन्होंने मिलके सेल की थ्योरी दी, जिन्होंने बताया कि एक्चुअली में सेल है क्या,
कैसे एग्जिस्ट करता है, सब कुछ बताया सेल के बारे में, जिसको हम बोलते हैं सेल थ्योरी। डबल स्टार मार्क कर लेना, बार बार पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन सेल थ्योरी। अब देखना, पहले साइंटिस्ट थे हमारे स्क्लेडन, है ना। अब ये जो स्क्लेडन थे ना, ये आए और इन्होंने बोला कि यार जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, इन्होंने बोला। ठीक है, ठीक है। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, श्वान। श्वान जी ने बोला ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, इनकी बात भी मान ली। अब ये जो तीसरे साइंटिस्ट थे ना, ये थे बैक बेंचर, मतलब वो नहीं होते, जैसे कि आप मान लो बैक बेंचर बैठा है और टॉपर आंसर दे रहा है, तो बैक बेंचर बोलता है ना मैम से, मैम यस ही इज सेइंग राइट। जैसे टीचर ने पूछा व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, वो टॉपर बता रहा है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो बैक बेंचर कह रहा है यस इज पावर हाउस ऑफ द सेल, होते हैं ना। इसी प्रकार से ये थे हमारे तीसरे साइंटिस्ट रिडोल्फ। रिडोल्फ जी ने बोला ये जो दो लोग हैं ना, ये एकदम सही बोल रहे हैं, इनकी बात गलत नहीं है, बस मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहता हूं। इन्होंने एक पॉइंट जोड़ा कि एक सेल बाकी और सेल्स को बना सकता है, मतलब एक सेल डिवाइड होके और नए सेल्स को बना सकता है, जिसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन, ये इन्होंने बोला। तो सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स याद रखना। पहला पॉइंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है देखना, दूसरा पॉइंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल, जितने भी ऑर्गेनिज्म है या तो एक सेल से बने या तो एक से ज्यादा सेल से भी बन सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की मदद से नए सेल्स जनरेट होते हैं, किससे, पुराने सेल्स से। क्या है पॉइंट क्लियर, ये क्या है, सेल डिवीजन, है ना। तो ये 3 जो थे सेल थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, पेपर में सवाल दिखेगा, याद रखना। 3 भाई तीनों तो भाई, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे बस हमें ऐसे याद कर लेंगे, ज्यादा मुश्किल कहां है ना। समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। चल बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चल अब देख, सेल की खोज हो गई, सेल की थ्योरी भी लिख दी। अब ये जो सेल है ना, सेल ना बड़े डिफरेंट है, सेल का साइज अलग है, सेल के नंबर्स अलग हैं और सेल की शेप अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि सेल गोल है, चौकोर है, ओवल है, नहीं, बहुत डिफरेंट शेप की है। तो चलो थोड़ा बहुत सेल के बारे में पढ़ते हैं, आ जाओ। देखो सबसे पहली चीज, 2 प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आज समझ लो, 10th में बड़ा काम आएगा। पहला टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से, यूनी का मतलब क्या है, सिंगल। यूनी का मतलब क्या है, अकेला, जैसे कि तुम हो अपनी जिंदगी में अकेले सिंगल, वैसे ही यूनी का मतलब क्या है, सिंगल। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक इकलौते सेल के बने होते हैं, याद रखेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, एक सेल के। ठीक है, क्लियर, आगे समझ। चलो मल्टी सेलुलर, नाम में ही मल्टी है, नाम में भी मल्टी है। अब तो तुम मल्टीप्लेयर गेम भी खेलते हो, है ना, ये जो तुम फ्री फायर वगैरह मल्टीप्लेयर गेम ही तो होता है। तो इसका क्या मतलब होता है, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक या फिर मतलब एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे मन में एक डाउट आ रहा होगा कि भैया हम ह्यूमन बीइंग है, हम तो मल्टी सेलुलर होते हैं, तो जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इसका कुछ एग्जांपल दो जिससे हम समझ पाए। तो कोई बात नहीं, एग्जांपल दे देता हूं। एग्जांपल है इसके बहुत सारे, बैक्टीरियास, एक और ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया आर दी एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर के बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप, मैं, प्लांट, पेड़ पौधे, सब। ठीक है, सब हम मल्टी सेलुलर है। बताओ, यहां तक की कहानी क्लियर, क्या बताओ जल्दी, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, चलो ये यहां तक एकदम समझ आ गया। ठीक है, यूनिसेलुलर का एक और एग्जांपल है पेरामीशियम, ये भी एक होता है जिसको आप 10th में पढ़ते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सेल के ना डिफरेंट साइजेस और शेप भी होती हैं, अलग अलग शेप के होते हैं सेल। अब ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये अलग अलग टाइप के सेल हैं। अभी आपको तक क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूं। देखो ये जो आप सेल देख पा रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं नर्व सेल। ये पता कहां पर होता है, दिमाग में और आपके स्पाइनल कॉर्ड में, है ना। हाँ बेटा, वही दिमाग जो तुम्हारे दोस्त में थोड़ा बहुत कम है, बट ठीक है, दोस्त है तुम्हारा, चल जाएगा। तो समझ पाए, शेप देखो कैसी है, ये देखो शेप कैसी है, देख पा रहे हो कितनी अजीब सी शेप है ना। तो ये नर्व सेल है, इसको हम बोलते हैं ब्रांच एंड एलोगेटेड शेप। शेप बड़ी अलग अलग होती है। कुछ शेप आप देख सकते हो, जैसे कि आपका ओवम है, ये फीमेल का जो सेक्स सेल होता है, रिप्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं ओवम, वो है ये। इसकी शेप देखो कैसी है, थोड़ी राउंड है। उसके अलावा आप देखो बोन के जो सेल्स हैं, उनकी शेप देखो कैसी होती है। आप देख सकते हो ऐसी शेप होती है, इसको हम बोलते हैं क्या, स्पिंडल शेप। क्या बोलते हैं, स्पिंडल शेप। तो ऐसे डिफरेंट शेप्स के होते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सेल है तो राउंड होगा, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल, ना। हर एक
शेप का हो सकता है। क्लियर, यहां तक समझ आए? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब देखते हैं सेल ऑफ डिफरेंट साइज। शेप भी अलग होती हैं और सेल के ना अलग अलग साइजेस भी होते हैं। कुछ सेल होते हैं जो कि बहुत बड़े हैं, कुछ सेल है जो कि बहुत छोटे हैं। सबसे बड़ा सेल जो कि इस दुनिया के अंदर है उसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग जो है वो एक सेल है जो कि इतना बड़ा है। आपको पता है ऑस्ट्रिच एग का साइज क्या होता है? लार्जेस्ट सेल पे अगर सवाल है तो याद रखना ऑस्ट्रिच एग। और स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट होता है आपका माइकोप्लाज्म। क्या होता है? माइकोप्लाज्म। इसको नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार ये सवाल पूछा जाता है। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, एक प्रकार का क्या है? बैक्टीरिया। एक प्रकार का बैक्टीरिया क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरिया। इन ऑर्गेनिजम्स को हम पीपीएलओ भी बोलते हैं, है ना? ये डी नहीं है ये बेटा, ओ है, ये ओ है ना। पीपीएलओ भी बोलते हैं बट वो आपके काम का नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में आपसे कोई भी पीपीएलओ वगैरह नहीं पूछने वाला। आपको इतना नाम याद रखना है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, नाम याद रखना है। और ये है लार्जेस्ट जो कि है आपका ऑस्ट्रिच एग। यहां तक सब कुछ क्लियर है तो आगे बढ़े, बताओ। चले आगे, चले आगे, चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं सेल की। अब देखो हमने तो ये देख लिया कि सेल के डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हैं, शेप हैं, नंबर हैं, सब कुछ डिफरेंट है। अब हम देखते हैं कि बेसिकली ये जो सेल है ना, ये है क्या, इसके अंदर क्या है। तो देखो हम ना ह्यूमन सेल को पढ़ेंगे, मतलब जो एनिमल का जो सेल होता है, प्लांट को भी पढ़ेंगे बट इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका एनिमल का सेल। उसके अंदर क्या क्या होता है वो सब हमें पढ़ना है। तो एक बार थोड़ा रफ डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं। कहानी की मदद से समझ लेंगे बेटा, मुश्किल नहीं, आसान है बहुत। सबसे रद्दी चैप्टर है, शुरू में बोला था, जब लेक्चर खत्म होगा बोलोगे हाँ यार भैया सबसे रद्दी चैप्टर। चलो देखो देखो, अब सेल की देखो शेप जो होती है ना बड़ी डिफरेंट होती है। जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूं, ऐसे दिखते हैं सेल। बट क्या आपको एग्जाम के अंदर ऐसे डायग्राम बनाने हैं? ऐसे मत बना के आना, खुद से भी नहीं बनेंगे, पूरे एग्जाम में यही करते रह जाओगे। तो ऐसे डायग्राम मत बनाना, है ना। आप कैसी भी शेप बना सकते हो, जरूरी नहीं है, बस लेबलिंग सही होनी चाहिए। जैसे कि मैं मान लेता हूं मैंने बना दिया ऐसे, मैंने ओवल शेप बना दिया, ठीक है, ओवल शेप भी बनाओगे तो भी चल जाएगा। अब ध्यान सुनना, सेल के पास सबसे पहले होता है ये जो आप देख पा रहे हो, ये है बॉडीगार्ड। कौन? बॉडीगार्ड। सेल के पास सबसे पहले होता है बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड मतलब, अरे बोल, बॉडीगार्ड मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्यार से इसको हम पीएम भी बोलते हैं। अरे वो वाले पीएम नहीं यार, तुम मुझे घर से उठवाओगे, सुन लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। या फिर इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी सीएम। देख रहे हो, पीएम सीएम एक साथ आ गए, क्या बात है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, ये होता है बॉडीगार्ड। जब भी मैं बोलूं बॉडीगार्ड याद आ जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ध्यान समझना, इसके अंदर होता है ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन होता है सेल का, जिसको हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियस। यह है ब्रेन, सेल का दिमाग, ठीक है। उसके अलावा इस पूरे एरिया में जेली लाइक सब्सटेंस होता है। जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मा, ठीक है। जेली लाइक सब्सटेंस जो कि हर एक जगह पर प्रेजेंट है। उसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं, बहुत सारी डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, बहुत अलग अलग प्रकार की, अलग अलग शेप की बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, जिनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। अब भैया ये ऑर्गेनेलीज क्या है? जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है ना, जिनके अलग अलग काम है। किडनी का काम क्या है? आईफोन लेना? अरे नहीं, फिल्टर करना। भैया ब्लड को फिल्टर कौन करेगा? किडनी करेगी, तेरी मूर्ख बालक, है ना। तो सिमिलरली सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। वो फंक्शन भी आज हम पढ़ेंगे, टेंशन की बात नहीं है ना। अब एक होती है Z प्लस सिक्योरिटी, और Z प्लस सिक्योरिटी सबके पास नहीं होती, कुछ चुनिंदा लोगों के पास होती है। तो कुछ सेल के पास होती है Z प्लस सिक्योरिटी, कुछ सेल के पास होती है Z प्लस सिक्योरिटी। आप देख सकते हो ये जो मैं ग्रीन से बना रहा हूं, ये है Z प्लस सिक्योरिटी, जिसको हम बोलते हैं क्या? सेल वॉल। सेल वॉल ये होती है आपकी Z प्लस सिक्योरिटी। और ये पता है किस पे होती है? सिर्फ प्लांट सेल पे होती है, एनिमल सेल के पास नहीं होती। ये सिर्फ किस पे होती है? प्लांट सेल पे होती है, एनिमल सेल वगैरह पे नहीं होती सेल वॉल, ठीक है। तो Z प्लस सिक्योरिटी मिली है किनको? सिर्फ और सिर्फ प्लांट को। अब तुम पूछोगे ऐसा भेदभाव? हाँ, उसका रीजन भी बताऊंगा, टेंशन, ठीक है। ये क्लियर है। तो अभी आप इतना समझो, सेल है, सबसे पहले एक बॉडीगार्ड उसे मिला हुआ है, जिस बॉडीगार्ड को हम प्यार से बुलाते हैं पीएमसीएम यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। एक होती है Z प्लस सिक्योरिटी जो प्लांट के पास होती है, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। अंदर है दिमाग, ब्रेन, ब्रेन को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और जो पूरा जो जेली लाइक सब्सटेंस है, जो फ्लूइड है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। और बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेली। ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है। डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। लेबलिंग आना बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो सेल का तुम डायग्राम कैसा बना के आते हो फर्क नहीं पड़ता, टीचर को भी पता है ऐसा डायग्राम कोई नहीं बना सकता,
बट तुम लेबल कैसे करके आते हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो स्लाइड मैंने आपको भी दिखाई थी ना, कंपोनेंट्स ऑफ सेल और उन सब के काम, ये जो है ना, ये एक तरीके से रिवीजन वाली स्लाइड है। ये आप जब भी आपको रिवाइज करना हो ना, तो आपको ये स्लाइड देख लो, इसमें जो 4 इंपॉर्टेंट चीजें उन सबके आपके बारे में फंक्शन लिखा है। बट हम तो अब इसको एक एक करके डिटेल में ही पढ़ने वाले हैं। तो आ जाओ, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। 1 मिनट में बस पानी पी लूं यार, गला दुख जाता है बोल बोल के। 1 मिनट दो, बस 1 मिनट। हाँ जी, करें स्टार्ट। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे यही हूं यार, कहां गया, क्या लिख रहे हो? यही हूं बेटा, यही हूं। ठीक है, चलो देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन, सुनना मेरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये एक तरीके से बॉडी गार्ड है। तो इसका क्या काम है? इसका काम है कोई भी अंदर आएगा तो उससे पूछेगा कि ओए क्या करने जा रहा है अंदर, क्यों जाना है अंदर। और जब भी कोई बाहर आएगा उससे पूछेगा क्यों जा रहा है बाहर, क्या करना है बाहर। बॉडी गार्ड का ये काम होता है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी यही काम है, ध्यान रखना। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल एंड इट सेपरेट्स सेल कंटेंट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, रोक के रखता है चीजों, जो भी चीज को अंदर आना है बाहर जाना है, परमिशन किसकी लगेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, और इसका ना एक निकनेम है, जैसे तुम्हारा एक नाम होगा, वैसे इसको भी हम प्यार से क्या बुलाते हैं? इसको हम प्यार से बुलाते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, बार बार पूछा जाता है। इसका क्या मतलब है, मैं एग्जांपल समझाता हूं। आपके क्लास के आपने टॉपर देखे, वो होता है ना कि मैम मैं ना इनके साथ नहीं बैठूंगी, इस लड़के के साथ नहीं बैठूंगी, इस लड़की के साथ नहीं बैठूंगी। वो बड़ी सेलेक्टिव है। जो टॉपर है आपके क्लास के, बड़े सेलेक्टिव है कि इधर ही जाना है, यहीं पे ही बैठना है, इसको ही दोस्त बनाना है ना, है ना। तो बड़े ही सेलेक्टिव है। उसी प्रकार से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी बहुत सेलेक्टिव है। वो बोलता है कि यार भाई मैं सबको एंट्री नहीं दूंगा, कुछ सब्सटेंसेस को ही अंदर जाने दूंगा और कुछ को ही बाहर आने दूंगा, सबकी एंट्री एग्जिट नहीं जाने दूंगा मैं। समझ पाए? और इसी फीचर को हम बोलते हैं क्या? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इसलिए हम इसको बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो फंक्शन पढ़ लेना, अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल, कुछ ही मटेरियल को करता है, प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल्स, अगर कोई मटेरियल बाहर जा रहा है तो उसको भी रोक देगा कि भाई बाहर मत जा, अंदर ही रहे, है ना। तो ये सारे इसके काम हो रहे होते हैं, है ना। अब यहां पर एक टर्म आप पढ़ोगे, इस चीज को पढ़ो ध्यान से, अलाउज डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस। अब एक टर्म आई डिफ्यूजन, भैया डिफ्यूजन क्या होता है अभी बताऊंगा, घबराए मत, अभी घबराए मत। अभी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने रफ पेज के अंदर नोट कर ले कि ये जो होता है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये किससे मिलकर बनी होती है? ये बनी होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, लिपिड्स एंड प्रोटीन। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है? तो याद रखना लिपिड्स और प्रोटीन, इन दो चीजों से ये आपकी मेम्ब्रेन बन रही होती है सेल के अंदर। ठीक है, अब भैया डिफ्यूजन क्या है ये तो बताओ, बता रहा हूं। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि भैया एक बात बताओ, आप कह रहे हो कोई चीज बाहर जा रही है, कोई चीज अंदर जा रही है, खुद से हो रहा है क्या? ये ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है वही समझाने जा रहा हूं। ये ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं, 2 प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं। पहला होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब ये है पैसिव ट्रांसपोर्ट, और ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या डिफरेंस है भैया? और ये डिफरेंस भी पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। हाँ पूछा जा सकता है। अब ध्यान से सुन ले, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो यहां पर है बहुत सारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 बोलते हैं ना, हम सबको पता है ना। यहां पर है बहुत सारा ऑक्सीजन, और यहां पर है कम ऑक्सीजन। यहां पर कंसंट्रेशन क्या है? हाई। यहां पर क्या है? लो। तो जब भी मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तब उसे हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोल रहे हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से। इमेजिन करो आपके पास है 100 रुपए, अब कोई आए और आपसे मांग ले यार 1 रुपए दे दे, तो तुम बोलोगे ठीक है यार 1 रुपए ले ले। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में पैसे गए तो वो क्या होगा? वो होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब भैया एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या चीज है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या भला है? तो देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसका एकदम उल्टा है, इसी से समझ लेते हैं। अब इमेजिन करो तुम्हारे पास है 1 रुपया और तुमसे कोई मांग ले 100 रुपया, है ना। तो पहले तो तुम टेंशन में आ जाओगे यार, अब 100 रुपए कहां से लाके तुम। बट ये जो प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जा रहा है, उसको हम बोल रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या डिफरेंस समझ में आ गया? पैसिव में हाई टू लो, एक्टिव में लो टू हाई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। पहले तो इनकी डेफिनेशन। दूसरा डिफरेंस इनका क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस। पैसिव में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये एटीपी क्या होता है? एटीपी अभी बाद में समझेंगे। यहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहां पर होती है। एग्जांपल से याद कर लेंगे। इमेजिन कर तेरे पास 100 रुपए हैं,
अब तुझसे कोई 1 रुपए मांग ले तो तुम बोलोगे यार मेरे पे 100 है, 1 दे दूंगा, क्या ही होगा, एनर्जी लगेगी नहीं लगेगी, ठीक है दे दिया। अब तुम्हारे पास 1 रुपया है और कोई तुमसे 100 मांग रहा है, अब तुम्हारी एनर्जी लगेगी, तुम सोचोगे यार पहले 100 रुपए कमाने पड़ेंगे, फिर 100 रुपए देने पड़ेंगे, है ना, टाइम लगेगा ना, तो वो क्या है, उसमें एनर्जी बहुत लगेगी, तो इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या है, एनर्जी लगती है। इस एग्जांपल से आप याद कर सकते हो। उसके अलावा ये स्लो मूवमेंट होता है, ये थोड़ा रैपिड मूवमेंट होता है ना। उसके अलावा क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करते हैं, जितने बड़े पार्टिकल्स हैं, लार्ज पार्टिकल्स हैं, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाते हैं। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव दोनों के बीच के 4 पॉइंट का डिफरेंस क्या है, आपके भेजे के अंदर घुसा, बोल आ गया समझ, चल बहुत बढ़िया यार, इंटेलिजेंट हो गया है। ठीक है, अब इस पैसिव ट्रांसपोर्ट को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट के होते हैं 2 टाइप। अभी पढ़ा था डिफ्यूजन, हाँ जी वो पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है। डिफ्यूजन और ओस्मोसिस 2 टाइप के होते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन और ओस्मोसिस। पहले पढ़ते हैं डिफ्यूजन, फिर पढ़ेंगे ओस्मोसिस। चलिए भैया खोलो खोलो खोलो, जल्दी आ जाओ, देखते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। देखना बड़े ध्यान से, डेफिनेशन देखना, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड चाहे इसमें से कट कर लो, लिक्विड और गैस, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। क्या बोला, डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन कुछ नहीं है। अगर कोई भी मटेरियल है, लिक्विड है, गैस है, और कुछ कुछ केस के अंदर सॉलिड भी होता है, तो सॉलिड लिक्विड गैस का जो भी मटेरियल है, जब भी उसका ट्रांसपोर्ट हायर कंसेंट्रेशन से लोअर में होगा तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफ्यूजन। बस उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफ्यूजन। क्या पॉइंट क्लियर, क्या है पॉइंट क्लियर, ये होता है आपका डिफ्यूजन। भैया फिर ये ओस्मोसिस क्या है, ओस्मोसिस क्या है, अब मैं आपको बताता हूं, पहले समझाता हूं फिर डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, वरना तुम्हारा ये खाली हो जाएगा। सुनना, ओस्मोसिस क्या होता है, ओस्मोसिस होता है ट्रांसफर ऑफ लिक्विड। सिर्फ हम बात करेंगे यहां पर लिक्विड की, किसकी बात करेंगे, लिक्विड की। जब भी हम केवल लिक्विड की बात करें, ट्रांसफर कहां से, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन तक, जब भी हम लिक्विड की बात कर रहे हैं हायर से लोअर में, तब हम उसे ओस्मोसिस बोलते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आया, भैया डिफ्यूजन में सॉलिड लिक्विड गैस, उसके अंदर भी तो लिक्विड तो हो रहा था ना ट्रांसफर, तो डिफ्यूजन और ओस्मोसिस में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है मेरी जान, डिफरेंस समझो, डिफरेंस समझो। देखो देखो, इमेजिन करो ये सेल है, इमेजिन करो ये सेल है, ठीक है। अब यहां पर एक लिक्विड, ये लिक्विड, अब ये जो लिक्विड है वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन तक पहुंच गया, देखो स्माइली बन गया तो हायर से लोअर के अंदर पहुंच गया सेल के अंदर, तब हम इसे बोलेंगे डिफ्यूजन। बट ध्यान समझना, ओस्मोसिस क्या, जब भी पार्टिकल है सेल के बाहर और अब लिक्विड का ट्रांसपोर्ट होता है सेल के अंदर, अब आया ये अंदर, जब ये अंदर आया ना भैया लिक्विड, है ना, बीच में क्या था, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जब इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आया तब हम बोलेंगे कि ओस्मोसिस हुआ है। तो याद रखना, ओस्मोसिस के अंदर सबसे बड़ी चीज जो है वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब भी एक लिक्विड हायर से लोअर में जाएगा और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा तो समझ जाना ओस्मोसिस हुआ है, चाहे बाहर से अंदर हो या फिर अंदर से बाहर गया हो, फर्क नहीं पड़ता। देख रहे हो क्या शानदार डायग्राम बन गया है ना। चलो अब डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। देखो समझना इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन तो क्या है, रीड करो। Osmosis is the passage of water molecule across a semi-permeable membrane from solution with high concentration to solution with low concentration. आया आया आया, समझ में आया, चल भाई आगे बढ़े, ओस्मोसिस आ गया। ओस्मोसिस भी 2 टाइप के हैं भैया, यार आप यार जान ले लोगे क्या, पहले बोलते हो एक्टिव पैसिव, फिर पैसिव के आप 2 टाइप बताते हो, फिर ओस्मोसिस के 2 टाइप, अब जो सिलेबस में है वो तो पढ़ाऊंगा ना यार। देख 2 टाइप के होते हैं, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है, ध्यान समझना, दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो एंडोऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल एंटर्स इन द सेल। एंडोऑस्मोसिस का मतलब है आपका एक सेल है, जब पानी उसके अंदर आया, जब बाहर था, सोल्यूशन मतलब बाहर था, जो लिक्विड है वो बाहर था। मैंने आपको बताया था ना कि ओस्मोसिस जब बाहर से अंदर आएगा, अंदर से बाहर जाएगा, दोनों केसेस के अंदर ओस्मोसिस है। जब लिक्विड बाहर से अंदर आता है तो सेल आपका स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस, पानी का अंदर आना, और पानी का बाहर जाना उसको हम बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। एक बात बताओ, जब पानी बाहर जाएगा सेल की क्या हालत होगी, सेल बेचारा सुकड़ जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगा। क्लियर, बोल यार, आ गया, बहुत बढ़िया यार, है ना। तो इस डायग्राम से आप देख सकते हो, एंडोऑस्मोसिस के अंदर अंदर जा रहा है पानी और ये फूल जा रहा है, यहां पर बाहर जा रहा है और ये श्रिंक हो जा रहा है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है एक ऐसा टॉपिक
जिसमें कि बच्चों को इतना डर लगता है ना। बस उस टॉपिक से पहले एक बार डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के डिफरेंस होते हैं, तो ये डिफरेंस कभी कभार स्कूल के पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है कि डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड आपका जो डिफ्यूजन है, तो याद कर लेना। इसके इस पूरी टेबल के अंदर से कोई भी 3 या 4 पॉइंट याद कर लो, 3 या 4 पॉइंट याद कर लेना, उतना आपके लिए सफिशिएंट है ना। 3 या 4 पॉइंट कोई भी आप याद कर लोगे उतना आपके लिए सफिशिएंट है, उतने में काम चल जाएगा। बाकी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का मेन डिफरेंस क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, याद रखना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बीच में अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ गई तो ऑस्मोसिस, अगर नहीं आई तो डिफ्यूजन। बहुत बढ़िया है ना, ये स्लाइड आपको मिल जाएगी, इसको इसमें से 3 या 4 पॉइंट याद कर लेना। अब बढ़ते हैं सबसे एक ऐसा टॉपिक जिसमें बच्चे बोलते हैं भैया यार सब समझ आ गया, बस एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन समझ नहीं आते। स्कूल के अंदर पढ़ाया था हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। भैया यार आप समझाते, मैं समझाता हूं। देख, हाइपर बोलते हैं ना कि एक बच्चा हाइपर इंटेलिजेंट है, इसका क्या मतलब है? बहुत ज्यादा। हाइपर का मतलब क्या है? वर्ड्स को डिकोड करते हैं। हाइपर का मतलब है बहुत ज्यादा हाई, है ना, है ना। अब इसको समझने के लिए हम बड़े ही सिंपल एक एग्जांपल उठाते हैं, बड़ी आसानी से समझ लेंगे बेटा। आ जाओ, देखो, इमेजिन करो मैं ग्लास के अंदर पानी लेता हूं और उसमें चीनी मिलाता हूं, ठीक है। तो जो पानी है वो मेरा क्या है? सॉल्वेंट। पानी क्या है? सॉल्वेंट। और जो चीनी है वो मेरी क्या है? सॉल्यूट। क्या है? सॉल्यूट। पानी क्या है? सॉल्वेंट। चीनी क्या है? सॉल्यूट। ठीक है। अब ले लो, मैंने यहां पर बहुत सारा पानी लिया, है ना, मैंने यहां पर बहुत सारा पानी लिया और उसके अंदर मैंने चीनी मिलाई, चीनी मिलाई, चीनी मिलाई, चीनी मिलाई। अब चीनी मिल गई और मैंने बहुत सारी चीनी मिला दी, मतलब सॉल्यूट की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो बहुत ज्यादा हाई है। जब भी एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट बहुत ज्यादा होता है, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, चीनी बहुत ज्यादा होती है, सॉल्यूट बहुत ज्यादा होता है। चीनी जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया आपको आसान समझाने के लिए, ठीक है। एक्चुअली में चीनी नहीं होती यहां पर, सॉल्यूट बहुत ज्यादा होता है, तो उस केस को हम बोलते हैं क्या? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक। क्या ये बात गई भेजे में? गई। हाइपरटोनिक क्या हुआ? जब सॉल्यूट की अमाउंट बहुत ज्यादा, चीनी बहुत ज्यादा है ना, चीनी बहुत ज्यादा है, चीनी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और हाइपोटोनिक क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इसका उल्टा, जहां पर सॉल्यूट बहुत कम है, चीनी बहुत कम है। तो हाइपर, हाइपर मतलब बहुत ज्यादा। क्या ज्यादा? चीनी बहुत ज्यादा है, याद रखना, सॉल्यूट बहुत ज्यादा है। और हाइपो, हाइपो का मतलब क्या है? वाटर बहुत ज्यादा है, सॉल्यूट बहुत कम है, ठीक है। और तीसरा होता है आइसो। आइसोटोनिक मतलब सेम, सेम, है ना, कुछ भी ज्यादा नहीं है, कुछ भी कम नहीं है, ठीक है। अब समझते हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज से, देखना, देखना, अब समझना, मैं समझा रहा हूं बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखना, इमेजिन करो मेरे पास है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर मैं अपना सेल डाल देता हूं, मैं अपने सेल को इसके अंदर डाल देता हूं। ये डाल दिया मैंने सेल, ये है मेरा सेल, ठीक है। अब एक बात बताओ, हाइपरटोनिक क्या है? सॉल्यूट बहुत ज्यादा है। सॉल्यूट कहां पर है? सॉल्यूशन में। सॉल्यूट सेल के अंदर तो नहीं है, यहां पर है ना, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में है ना। बोल, समझ ले बेटा, बड़ा मुश्किल टॉपिक लगता है बच्चों को, आसानी समझा रहा हूं। देख, कहां पर है सॉल्यूट ज्यादा? सॉल्यूशन के अंदर, इसके अंदर, सेल के अंदर बहुत कम है। बट पानी कहां ज्यादा है? पानी कहां ज्यादा है? सॉल्वेंट कहां ज्यादा है? सॉल्वेंट है सेल के अंदर। सेल के अंदर है ना पानी ज्यादा, सेल के अंदर है पानी ज्यादा, है ना, बाहर तो सॉल्यूट ज्यादा है ना। तो पानी कहां से कहां जाएगा? हायर से लोअर। तो पानी कहां मूव करेगा? सेल से पानी मूव करेगा बाहर, 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 बाहर। और सेल क्या कर जाएगा? श्रिंक। क्या कर जाएगा? श्रिंक। इसका मतलब जब भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, मान लो मैंने उस सेल को डाला हाइपरटोनिक के अंदर, क्या होगा? जितना भी पानी है, जितना भी पानी है सेल का, वो खींच लेगा और सेल बेचारा श्रिंक हो जाएगा। समझ पाए क्या कॉन्सेप्ट था? कॉन्सेप्ट ये था कि याद रखना, हाइपरटोनिक, हाइपर क्या ज्यादा है? ज्यादा है सॉल्यूट, चीनी बहुत ज्यादा है। चीनी के पानी के अंदर मैंने सेल को डाल दिया। अब भैया पानी कहां ज्यादा है? पानी है सेल के अंदर, क्योंकि वो जो नॉर्मल जो वाटर है हाइपरटोनिक, उसके अंदर तो चीनी ज्यादा है ना, पानी कम है। तो पानी कहां से कहां मूव करेगा? सेल से बाहर। समझ गए? समझ गए। अब देखना इसका दूसरा एग्जांपल जो कि है हाइपोटोनिक। अब इमेजिन करो, इमेजिन करो ये है मेरा हाइपोटोनिक। अब इमेजिन करो ये है मेरा हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है? सॉल्यूट बहुत कम है, सॉल्यूट ना के बराबर है। तो ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर सॉल्यूट नहीं है, बट सेल के अंदर थोड़ा बहुत सॉल्यूट तो है, थोड़ा बहुत सॉल्यूट तो है। तो अब सॉल्वेंट की मात्रा कहां ज्यादा, पानी की मात्रा कहां ज्यादा है? बताओ। पानी की मात्रा है बाहर, यहां पर बाहर, पानी की मात्रा है बाहर ज्यादा, पानी बाहर ही है ना ज्यादा।
तो हाइपोटोनिक के अंदर क्या होता है, पानी बाहर से अंदर जाता है और सेल क्या हो जाता है, स्वेल कर जाता है। याद रखना, याद रखना, हाइपर के अंदर, हाइपरटोनिक के अंदर सेल श्रिंक कर जाता है, हाइपो के अंदर सेल स्वेल कर जाता है। अब अगर ये फिर भी समझ नहीं आए, ट्रिक बता देता हूं। ये ट्रिक होती है उन बच्चों के लिए जो जिनको कुछ समझ नहीं आता है, उनको ट्रिक बता देता हूं। देखो, बड़ी थोड़ी सी अजीब सी ट्रिक है, याद कर लेना। मैं जैसे अपने टाइम पे करता था, हाइपो, हाइपो से वो हिप्पोपोटामस होता है ना, हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस कैसा होता है, मोटा होता है ना। हिप्पोपोटामस कैसा होता है, मोटा होता है। तो जब भी हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, मतलब हिप्पोपोटामस है, तो सेल क्या हो जाएगा, सेल मोटा हो जाएगा, सेल बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, जब भी हाइपोटोनिक सोल्यूशन है तो जो मेरा सेल है वो स्वेल कर जाएगा, और फिर तो हाइपर तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि हाइपर के अंदर श्रिंक हो जाएगा। भैया आइसोटोनिक के अंदर क्या होगा, तो देखो ये जो तीसरा था आइसोटोनिक, इसके अंदर कुछ नहीं होता, कोई मूवमेंट नहीं होती। तो याद रखना इसके अंदर नो मूवमेंट, इसके अंदर जो नेट मूवमेंट होती है वो जीरो होती है। तो सेल जितना था उतना ही रहता है आइसोटोनिक के अंदर। बताओ यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ, मैं जब तक पानी पी लूं, मैं पानी पी लूं बेटा, ये बताओ जल्दी। क्लियर? चलो चलो जल्दी जल्दी, याद रहेगा, हाइपो, हिप्पोपोटामस, स्वेल, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। अच्छा देखो, दो टर्म्स है, वैसे तो ये क्वेश्चन कम पूछा जाता है, बट अगर पूछा जाए तो बता देता हूं। दो टर्म्स होती हैं, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। तो कंफ्यूज मत होना, जब भी कोई मटेरियल, जब भी कोई मटेरियल सेल के अंदर आता है, किसकी मदद से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से। जब भी कोई मटेरियल सेल के अंदर आ रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से, क्योंकि पहले परमिशन तो उसी की लगेगी, वो तो बॉडीगार्ड है ना। हाँ, तो जब भी इसके अंदर आएगा सेल मेम्ब्रेन की मदद से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। और जब भी किसी भी चीज को बाहर जाना है, सेल से बाहर जाना है तो भी सेल मेम्ब्रेन लगेगी, तो बाहर जाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो कंफ्यूज मत होना, कहीं पर भी पूछा जाए एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, तो इतना पता होना चाहिए कि किसी भी चीज का अंदर आना, सेल के अंदर आना, उसको हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, और बाहर जाने को एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो एंडो मतलब अंदर आ जा भैया, एक्सो मतलब बाहर चले जा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं जेड प्लस सिक्योरिटी की। जब से हमने जेड प्लस सिक्योरिटी की बात नहीं करी है ना भैया, आपने बताया प्लांट्स के पास में एक जेड प्लस सिक्योरिटी होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। यस बिल्कुल होती है भैया। ये बताओ सेल वॉल बनी किस चीज की होती है, तो ये जो सेल वॉल होती है ना, ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटा, सेलुलोज की। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर होता है, जिसकी एक होता है नॉर्मल बॉडी गार्ड, और कुछ लोगों को मिलते हैं जेड प्लस सिक्योरिटी। जो जेड प्लस सिक्योरिटी होती है ना, वो बाहर होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर होती है सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल। अब यहां पर ना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, एक टर्म है, उस टर्म से आप सेल वॉल की इंपॉर्टेंस समझोगे। कैसे, एक टर्म समझते हैं। देखो एक टर्म है प्लाज्मोलाइसिस, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो, प्लाज्मोलाइसिस। ये क्या होता है, ये टर्म क्या होती है, मैं बात समझा, टेंशन मत ले। श्रिंकेज, श्रिंकेज ऑफ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। नहीं आया समझ, चल आ जा, थोड़ा और समझते हैं इस डायग्राम की मदद से। देख इमेजिन कर, इमेजिन कर, ये मेरा नॉर्मल सेल है, दिख पा रहा है, ये मेरा नॉर्मल सेल है। एक बार ब्राइटनेस चेक कर लेता हूं, ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देता हूं, आपको और क्लियरली विजिबल हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा लिविंग सेल है। अब ये जो मेरा प्लांट का सेल है, इमेजिन करो इसको मैंने हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर डाल दिया। हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक के अंदर क्या होता है, सेल श्रिंक कर जाता है। जितना भी सेल का मटेरियल होता है वो पानी सारा बाहर चला जाएगा और सेल श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। अब जब मेरा सेल श्रिंक करता है ना, तो जितना भी लिविंग पार्ट है, लिविंग पार्ट मतलब जितना भी मेरा पार्ट है, जैसे कि मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ, सारी चीजें श्रिंक करती जाती हैं, श्रिंक करती जाती हैं, है ना। बट एक चीज है जो कि श्रिंक नहीं करती, क्या, जेड प्लस सिक्योरिटी, जो कि होती है मेरी क्या, ये जो आप देख पा रहे हो ना ऊपर की तरफ, उधर दिखाता हूं उस तीसरे डायग्राम से। देखो सारा पार्ट श्रिंक कर गया, बट ये जो है आउटर कवरिंग, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, सेल वॉल नहीं टूटती। जेड प्लस सिक्योरिटी भैया है, हमसे लड़ेगा, हमसे नहीं लड़ सकता, ठीक है। तो सेल वॉल जो होता है वो देख पा रहे हो। तो सेल वॉल का मेन काम क्या है, सेल वॉल का मेन काम है प्लांट के सेल को रिजिड बनाना, ताकतवर बनाना, शक्ति देना। तो क्या आप मेंटेन करती है, रिजिडिटी ऑफ द सेल, सेल को रिजिड बनाती है। समझ पाए, समझ पाए। प्लाज्मोलाइसिस क्या है, श्रिंकेज ऑफ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। जितना भी लिविंग पार्ट है उसका श्रिंक हो जाना, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्लियर है बेटा, क्लियर है, जल्दी बताओ, यहां तक एकदम क्लियर है ना।
इसको आ गया। अब देखते हैं एक बार फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के फंक्शंस देख लेते हैं फटाफट से। अच्छा, सेल वॉल क्या प्लांट्स के अलावा भी कुछ और ऑर्गेनिजम्स में भी होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। जैसे बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं किन किन चीजों के अंदर होती है हमारी। तो सबसे पहला है आपका प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया। प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया के अंदर आपकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल का मेन काम क्या है? मेन काम मैं समझाता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना और इस लाइन को पढ़ना। देखो, सेल अब्सॉर्ब्स वाटर बाय ऑस्मोसिस लीडिंग टू स्वेलिंग एंड प्रेशर अगेंस्ट सेल वॉल। इमेजिन करो, मेरा जो प्लांट सेल है उसको मैंने हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब फूल जाना, उस सोल्यूशन में डाल दिया। अब सारा पानी अंदर आया जा रहा है, आया जा रहा है, आया जा रहा है, आया जा रहा है। सेल मोटा होता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है। अब अगर ज्यादा मोटा हुआ तो बर्स्ट कर जाएगा। बट सेल के पास है क्या? Z+ सिक्योरिटी। वो Z+ सिक्योरिटी सेल को बर्स्ट नहीं करने देगा, फटने नहीं देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये क्या करता है सेल वॉल? सेल वॉल प्रिवेंट्स किससे? फ्रॉम बस्टिंग, फटने से बचाता है। किसको? आपके प्लांट सेल, फंजाई सेल या फिर आपके जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उन सेल्स को। समझ गए? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट। अब एक चीज समझ लो, एक चीज समझ लो। देखो, जो प्लांट के जो सेल वॉल होती है वो तो सेलुलोज से बनी होती है, जबकि जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं ना, उनकी सेल वॉल जो होती है वो किससे बनी होती है? एक कंपाउंड होता है, कंपाउंड आपको पता भी होगा, पेप्टिडोग्लाइकन। किस किस को पता है पेप्टिडोग्लाइकन? स्कूल के अंदर पढ़ा है पेप्टिडोग्लाइकन। हाँ, उसी से आपकी सेल वॉल बनी होती है। किसकी? बैक्टीरिया की। फंजाई की किसकी बनी होती है? फंजाई की बनी होती है काइटिन से, है ना, जिसको तुम चिटिन, काइटिन, है ना बहुत बढ़िया। तो वो बनी होती है आपकी काइटिन से। आई होप ये चीज क्लियर है। ये तीनों के नाम याद कर लेना भैया, किस चीज की बनी होती है सेल वॉल, ये तो पता होना चाहिए। सेल वॉल का फंक्शन पता होना चाहिए। सेल वॉल कर क्या रहा है? Z+ सिक्योरिटी दे रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ बताओ, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा है, भैया यार एक मेरे मन में ना बड़ी देर से एक सवाल आ रहा है यार, आप कह रहे हो कि यार सेल वॉल बड़ी जरूरी चीज है, तो भैया हमारे पास क्यों नहीं है, एनिमल्स के पास क्यों नहीं है, इतना भेदभाव क्यों है? मैं समझाता हूं। देख, एनिमल्स जो होते हैं वो चल सकते हैं, है ना, मूवमेंट कर सकते हैं। प्लांट मूवमेंट नहीं कर सकते, प्लांट मूवमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्लांट अपने आप को इधर से उठाकर इधर नहीं रख सकते। प्लांट कैन नॉट मूव। इस वजह से प्लांट का रिजिड होना, टफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर प्लांट सॉफ्ट हुआ, प्लांट के सेल्स रिजिड नहीं हुए, तो प्लांट खत्म हो जाएंगे, प्लांट्स बच ही नहीं पाएंगे। ठीक, समझ पाए? बट हम मूव कर सकते हैं, है ना, हम मूव कर सकते हैं। इस वजह से हमें जरूरत नहीं है सेल वॉल की। समझ पाए? तो याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, प्लांट को सेल वॉल क्या रखता है? रिजिड एंड फिक्स्ड रखता है। इट हेल्प्स द प्लांट बिकॉज दे आर इमोबाइल। इमोबाइल, ये वो वाला मोबाइल नहीं है जिससे तुम नया सुनैना से बात करते हो। ये इमोबाइल का मतलब है चल नहीं सकते, है ना, चल नहीं सकते, उसको हम बोलते हैं इमोबाइल। बताओ, क्लियर? क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये प्रीवियस ईयर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग स्कूल्स के अंदर कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट में क्यों होती है, एनिमल में क्यों नहीं होती। तो याद रखना, प्लांट्स इमोबाइल होते हैं, इसलिए उनको रिजिडिटी और टफ चाहिए होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं न्यूक्लियस। भैया जी न्यूक्लियस पढ़े। न्यूक्लियस है ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल। क्यों? क्यों है ब्रेन? क्यों है ब्रेन? बताओ, ऐसा क्या है? ब्रेन क्यों बोल रहे हैं हम उसको? समझा देता हूं। सबसे पहले समझते हैं कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखो, न्यूक्लियस के पास ना डबल लेयर होती है, मतलब उसके पास अपनी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डायग्राम दिखाता हूं, ध्यान से देखना। देखो, ध्यान से देखना ये है न्यूक्लियस का डायग्राम। आप देख सकते हो, एक लेयर, दो लेयर। क्या है ये? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस लेयर को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर कुछ पोर्स होते हैं, आप देख सकते हो, एक पोर ये, एक पोर ये, एक पोर ये, अलग अलग पोर होते हैं। इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्यों? ट्रांसफर का एक्सचेंज कराने के लिए इसके पास अपने पोर्स होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, इसके अंदर होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये आप देख पा रहे हो, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये जितना भी आप देख पा रहे हो, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, इसी को हम बोलते हैं DNA। सुना है? सुना है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। भैया ये क्या बोल दिया? सुना है कभी डीएनए? हाँ सुना तो है, थोड़ा थोड़ा याद है ना, डीएनए। हाँ, तो डीएनए बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? देखो, आप में से बहुत लोग इस सेशन को देख रहे हैं, किसी की आंखों का कलर जो होगा ब्लैक होगा, अंदर वाले की बोल रहा हूं, है ना, जैसे मेरा थोड़ा ब्राउन ब्लैक है, कुछ लोगों का बिल्कुल ब्राउन होता है, किसी की, वो एक गाना था ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी, तो किसी का ब्लू भी हो सकता है। तो ये जो सारे जो फीचर्स होते हैं ना हमारी बॉडी की, वो पता कौन डिसाइड करता है? हमारा डीएनए।
हमारा डीएनए। और डीएनए कहां है? डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस ने एक ऐसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करा हुआ है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए ही सब कुछ डिसाइड करता है कि आप कैसे दिखोगे, आपके हेयर्स कैसे होंगे, सब कुछ डीएनए। समझ पाए? तो डीएनए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म नोट कर सकते हो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहां पर लिखी होगी, दिखा भी देता हूं, आ जाओ। यहां पर लिखी भी होगी, दिखा भी देता हूं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डीएनए। क्लियर? एक आरएनए भी होता है, तो आरएनए बस ये डीऑक्सी हटा दो, राइबोस न्यूक्लिक एसिड लिख दो, वो आपका आरएनए हो जाता है। बाकी टफ नहीं है, बड़ा सिंपल है ना? तो वो हो जाता है आपका राइबोस न्यूक्लिक एसिड। चलो भैया, बहुत बढ़िया। तो आई होप ये आपको समझ आ गया डीएनए। अब ना यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको समझनी पड़ेंगी। अब वो टर्म्स बड़ी इंटरेस्टिंग है पर थोड़ी टफ भी है ना? 10th में बड़ा काम है। 10th में एक चैप्टर होता है हेरिडिटी, उसको पढ़ने के लिए आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। मैं हर साल 10वीं के बच्चे को पढ़ाता हूं और उनको पता ही नहीं होता। मैं बोलता हूँ 9th में नहीं पढ़ा था भैया, 9th में तो मजे कर रहे थे। मैंने कहा यार तुमने मुझसे नहीं पढ़ा था ना, बट तुम पढ़ के आ रहे हो मुझसे, तो अब ध्यान से सुन लेना, ध्यान से देखो। देखो, दो टर्म्स होती हैं वेरी इंपॉर्टेंट। पहली टर्म होती है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन क्या होता है? आपका डीएनए जो है ना, ये डीएनए जो है ना आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पड़ा हुआ है ऐसे, है ना, इधर एक इधर पड़ा, एक इधर पड़ा, एक उधर पड़ा है ना, ऐसे अलग अलग जगह पे। जब आपका डीएनए क्या है, रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है न्यूक्लियस के अंदर, तब हम उसे बोलते हैं क्या? क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। हम उसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन, ठीक है। बट जब आपका एक टाइम ऐसा आता है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था सेल थ्योरी के अंदर, एक सेल डिवाइड होकर नए सेल बनाता है। जब आपका सेल डिवाइड होता है ना, तो पता है क्या होता है? ये जो न्यूक्लियस का जो डीएनए होता है ना, ये एक कॉइल्ड फॉर्म के अंदर आ जाता है। ऐसे दो डीएनए जो होते हैं वो मिल जाते हैं और ऐसे कॉइल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? कॉइल। कॉइल कॉइल्ड फॉर्म के अंदर आ जाता है और इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। समझ पाए? समझ पाए? समझ पाए? पहले डीएनए जब रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको हम क्रोमेटिन बोल रहे हैं। बट जैसे ही सेल जो है वो डिवाइड हुआ, तो क्या हुआ? इन डीएनए ने क्या करा? पेयर बना लिया। ये डीएनए आए और इन्होंने ऐसे एक स्ट्रक्चर बना लिया, कॉइल्ड स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो इस चीज को हम लास्ट में भी पढ़ेंगे जब हम मियोसिस माइटोसिस पढ़ते हैं। वैसे हम 10th के अंदर बहुत डीपली पढ़ते हैं, बट अभी मैं आपको बता रहा हूं क्रोमोसोम और क्रोमेटिन क्या होता है। तो कंफ्यूज मत होना, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम के अंदर कोई भी पूछे तो तुम उसको ये बता के आ जाना, ठीक है? यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? तो आप समझ पाए न्यूक्लियस कितना इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस क्या कर रहा है? न्यूक्लियस के पास डीएनए है, डीएनए के पास आपकी सारी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है, सारी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन। तो न्यूक्लियस का मेन काम यही है, ठीक है? आगे देख सकते हैं हम, न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट बाय डायरेक्टिंग केमिकल एक्टिविटीज एंड डिटरमाइनिंग सेल मैच्योरिटी। जब भी रिप्रोडक्शन होता है उस समय पर न्यूक्लियस का काम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के ही जो डीएनए है वो कॉइल होते हैं और क्रोमोसोम बनाते हैं, और क्रोमोसोम ही क्या करते हैं? फीचर्स को डिसाइड करते हैं, है ना, कि आपकी आंखें काली होंगी, आपके बाल कैसे होंगे, वो सब क्रोमोसोम डिसाइड, ठीक है? चलो, आई होप ये चीज क्लियर है। अब बात करते हैं कुछ उन सेल की जिनके साथ जिंदगी ने करा मोए मोए। मोए मोए एक मीम चलता था ना, मोए मोए, जिंदगी ने करा मोए मोए। क्यों? इन बेचारों को न्यूक्लियस ही नहीं दिया। बताओ, तुम बोलते हो भैया जिंदगी में हमारे दुख बहुत है, भैया वो रिप्लाई नहीं करता, रिप्लाई नहीं करती, आपको नहीं पता। मैं कह रहा हूं कुछ लोगों के पास न्यूक्लियस ही नहीं है। तुम बताओ, तुम्हारा दुख बड़ा, इनका है ना भाई? तो उनके दुख समझ लेते हैं, आ जाओ। देखो, दो टाइप के सेल होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक, एक होते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है? प्रोकैरियोटिक वो सेल होते हैं जो कि छोटे सेल होते हैं, इनके पास इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, इनके पास न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता ही नहीं है, ठीक है? और यूकैरियोटिक होते हैं जो कि बड़े सेल होते हैं और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, जैसे कि हमारे सेल कैसे? यूकैरियोटिक सेल होते हैं, है ना? एक चीज समझ लेना, एक चीज समझ लेना, इनका डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस डिफरेंस को एक बार स्टार मार्क कर लो, इस डिफरेंस को एक बार बेटा फटाफट से स्टार मार्क कर लो। आप देख सकते हो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो हो गया साइज जो होता है स्मॉल होता है ना? न्यूक्लियर रीजन इन नॉट वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड नहीं होता, बट न्यूक्लियर रीजन होता तो है, अच्छी तरीके से नहीं होता बट थोड़ा बहुत रीजन होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। याद रखना, 1 मार्कर क्वेश्चन के अंदर ये आ जाएगा आपके पेपर के अंदर, कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड,
ठीक है, इसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, उसके अंदर डबल क्रोमोसोम होते हैं। उसके अलावा क्या है, सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। देखो जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं ना वो यूकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट होते हैं, जो आगे आगे हम पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हम जो भी हम सब पढ़ेंगे वो सब इसमें प्रेजेंट नहीं होते। बट एक सेल ऑर्गेनेली है जो कि इसके पास है, उस सेल ऑर्गेनेली को हम बोलते हैं राइबोसोम। अभी डायग्राम दिखाऊंगा उससे समझ जाओगे, है ना। बाकी इसका डिफरेंस जो है यूकैरियोटिक का एकदम इससे उल्टा है ना। मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, सेल इज वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन, सेल के पास एक मेम्ब्रेन होती है, उसके साथ साथ सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। अब सुन लो, अब सुन लो, अब एक डायग्राम दिखा रहा हूं, डायग्राम दिखा रहा हूं। अब देखो ये थोड़ा रफ डायग्राम है, ध्यान से समझना। ये डायग्राम है उन सेल्स का, जैसे कि बैक्टीरिया सेल्स की आप बात कर सकते हो, वो क्योंकि वो आपके प्रोकैरियोटिक के आते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वही आते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। देखो ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या क्या चीज है वो आप समझो। इसके अंदर सेल ऑर्गेनेली नहीं है, बस इसके पास है राइबोसोम्स। क्या है बेटा, राइबोसोम्स। इसके आप डॉट डॉट देख सकते हो, ये है राइबोसोम्स। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा जो डीएनए है ना, डीएनए वो फैला हुआ है, डीएनए पड़ा हुआ है, यहां पर डीएनए पड़ा हुआ है ना। और उसी रीजन को हम क्या बोल देते हैं, उस रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, है ना। उसी रीजन को हम बोल दे रहे हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस नहीं है, डीएनए पड़ा हुआ है और उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं। और इसके पास होती है इसकी सेल वॉल, Z+ सिक्योरिटी। मैंने बताया था बैक्टीरिया के पास होती है Z+ सिक्योरिटी, याद रखेंगे। तो ये होता है सेल वॉल। उसके अलावा एक पीछे पूंछ सी देख सकते हो, इसको हम बोलते हैं क्या, फ्लैजेला। क्या बोलते हैं, फ्लैजेला। ये क्या काम आती है, ये मूवमेंट के काम आती है, सेल के मूवमेंट के काम आती है, ठीक है। तो ये डायग्राम वैसे पूछा नहीं जाता, बट कभी देखो स्कूल का एग्जाम है, स्कूल में कुछ भी पूछ सकते हैं टीचर, तो अगर आपको उन्होंने पढ़ाया है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, है ना। देखो पूछ सकते हैं कि बैक्टीरिया के सेल को ड्रॉ करके बताओ, तो आपको पता होना चाहिए उसके पास सेल वॉल होती है, अंदर राइबोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियोइड होता है और फ्लैजेला होती है। अगर इतना बनाकर आते हो 1 नंबर नहीं कटेगा, शर्त है मेरी, ठीक है। और तुम मुझसे साइंस पढ़ रहे हो ना, तो एक लाइन यहां के अंदर डाल लो, एकदम भेजे के अंदर डाल लो। एक वो कहावत थी ना कि बाज क्या थी, कि चीते की चाल, बाज की नजर, और प्रशांत भैया की साइंस पे कभी संदेह नहीं करते, ठीक है। तो डरना नहीं है, जो पढ़ा रहा हूं दैट इज इनफ। चलो बहुत बढ़िया, है ना। तो बैक्टीरिया के सेल का इस प्रकार से आप डायग्राम बनाकर आ सकते हो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन का आंसर आप दोगे, फटाफट से मुझे बता दो चैट सेक्शन के अंदर। A defined nuclear region of prokaryotic are also known as, undefined nuclear region को क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, न्यूक्लियर्स बोलते हैं भैया, और क्या बोलते हैं भाई। एक तो रद्दड़ रद्दड़ क्वेश्चन मत दिया करो, है ना। आप पढ़ा रहे हो इतना सिंपल सा क्वेश्चन, न्यूक्लियर बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में मैंने शुरू में बताया था, क्या बताया था, आउटर कवरिंग, बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, Z+ सिक्योरिटी, सेल वॉल, ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस। अंदर क्या है, सेल ऑर्गेनेली, और उन्हीं सेल ऑर्गेनेली को हम पढ़ने वाले हैं। बट एक चीज और थी, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है वो पढ़ लो। साइटोप्लाज्म कुछ नहीं है भैया, कोई नई चीज नहीं है, मैंने आपको बता रखा है, द फ्लूइड कंटेंट इंक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। जो भी फ्लूइड कंटेंट है जिसके अंदर आपके सेल ऑर्गेनेलीज पड़े हुए हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। उसको हम बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये तो फ्लूइड है। अब पढ़ते हैं एक एक करके सेल ऑर्गेनेलीज, अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे। बट इसको ना हमें कहानी से समझना है, बोरिंग तरीके से पढ़ के क्या, सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ना बच्चों को टफ लगता है। अब मैं एक कहानी बताता हूं, उस कहानी से देखो आप कैसे याद कर पाओगे। देखो एक कहानी याद करेंगे। मान लो आपको लेना है एक आईफोन, ठीक है, आपको लेना है एक आईफोन। तो सबसे पहले एक फैक्ट्री होगी, एक फैक्ट्री होगी, है ना, आईफोन की फैक्ट्री होगी, जिसके अंदर आईफोन बनता होगा, आईफोन बनता है ना। इस फैक्ट्री में से कुछ वेस्ट भी निकलता होगा, उस वेस्ट को बाहर फेंक देते होंगे, है ना, उस वेस्ट को बाहर फेंक देते होंगे। आईफोन की फैक्ट्री वाले वेस्ट को बाहर फेंक देते होंगे, यहां पर आईफोन बना रहे हैं। अब आईफोन बन जाता है तो कुछ जो स्टॉक होता है उसको स्टोर करके रख लेते हैं, कुछ स्टॉक को क्या होता है, स्टोर करके रख लेते हैं, है ना। सिंपल जो आपकी डिलीवरी सर्विसेज होती है उसका एग्जांपल दे रहा हूं। देखो उस समय सेल कैसे समझते हैं। मान लो 50 आईफोन बन गए, तो 20 आईफोन को स्टोर करके रख लिया, और बाकी बचे हुए जो 30 आईफोन थे वो डिलीवर। अब मान लो यहां से तुम चिंटू लाल जी ने ऑर्डर करा कि यार मुझे एक आईफोन चाहिए, अमेजोन पे कर दो, तो ऑर्डर फटाफट आपने कर दिया ऑर्डर, है ना, अपनी किडनी बेच के, ठीक है। तो अब आप पे आईफोन आएगा। आईफोन कैसे आएगा, एक डिलीवरी सर्विसेज होंगी, है ना, यहां से आएगी एक डिलीवरी सर्विसेज,
वो डिलीवरी सर्विस क्या करेगी, आपको डिलीवरी सर्विस जाएगा और आईफोन आपके पास फाइनली पहुंच जाएगा। यही होगा पूरा प्रोसीजर, यही होगा ना। एक फैक्ट्री में बना, जो एक्स्ट्रा था वो स्टोर हुआ, और यहां पर भी डिलीवरी सर्विसेज क्या करेंगे, आईफोन की पैकेजिंग वगैरह करेंगी, उनको स्टोर करेंगी और उनको पहुंचा देंगे आप तक। यही प्रोसीजर है ना पूरा। अब इसी प्रोसीजर से देखो सेल की ऑर्गेनेलीज हम समझते हैं कैसे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टोरी में दो कैरेक्टर्स और याद रखना, दो कैरेक्टर हैं, यहां पर दो गुंडे है ना, यहां पर दो गुंडे और खड़े थे है ना, जिन्होंने तुमसे तुम्हारा आईफोन खींच लिया। वो दो गुंडे कौन है वो भी हम स्टोरी में समझ लेंगे। चलो अब देखते हैं स्टोरी को सेल की कहानी में। सेल की कहानी में ये क्वेश्चन को बाद में देखते हैं है ना, वैसे इसका आंसर दे दो। द ओनली सेल ऑर्गेनेल सीन इन प्रोकैरियोटिक कौन सा होता है, अभी बताया राइबोसोम। सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर, बता चुका हूं। चलिए चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से, बट सबसे पहले काम करते हैं, ये राइबोसोम होता क्या, ये क्या बला है, इसको समझ लेते हैं। राइबोसोम, अब देखो राइबोसोम को हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। ये है प्रोटीन की फैक्ट्री, ठीक है, ये है प्रोटीन की फैक्ट्री। क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती। मैंने बताया था न्यूक्लियस के पास दो मेम्ब्रेन होती हैं, इस बेचारे के पास एक भी नहीं होती। तना है जिंदगी में, देखो बेचारे एक भी मेम्ब्रेन नहीं मिली। सैड फॉर राइबोसोम, चैट में स्पैम कर देंगे। चलो है ना, अब ये क्या बना रहा है, ये प्रोटीन बना देता है भैया, क्या बना देता है, प्रोटीन। और सबसे अच्छी बात है ये प्रोकैरियोटिक में भी होता है, यूकैरियोटिक में भी होता है ना। ये अकेला ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि प्रोकैरियोटिक के अंदर मिलता है, बाकी कोई नहीं मिलता। काम क्या है, प्रोटीन। प्यार से क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है, याद रखेंगे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम, ठीक है। चलो राइबोसोम समझ लिया, अब वापस हमारी कहानी पे आते हैं। कहानी में डिस्टर्बेंस हो रही है यार, कहानी समझनी पड़ेगी पहले। चलिए शुरुआत करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कैसा इटालियन सा नाम नहीं है ना, कैसे कैसे नाम है अपने, अपने नाम देखो, रमेश, सुरेश, रोहित, चिंटू, मिंटू, सोनू, ये सारे नाम होते हैं। और ये देखो एंडोप्लाज्मिक, आसान नाम रख लेते हैं बट ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, मैंने आपको बताया ना, एक फैक्ट्री में आपका आईफोन बन रहा है, तो वो जो फैक्ट्री है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहीं पर ही सेल के लिए जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड हैं वो सब बनेंगी। तो फैक्ट्री क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स अ नेटवर्क मेम्ब्रेन, बॉन्ड ट्यूब्स एंड शीट्स विद इन अ सेल। ये ट्यूब्स बनाता है और बहुत सारी शीट्स बनाता है। दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, डबल स्टार मार्क कर लो, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डबल स्टार मार्क कर लेंगे, ठीक है। बार बार एक क्वेश्चन आता है भैया स्मूथ और रफ ये क्या है, ये क्या है दोनों, मैं बता देता हूं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर, जिसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट्स हैं, राइबोसोम, जहां पर राइबोसोम्स हैं उसको हम बोलते हैं रफ, जहां पर राइबोसोम नहीं है उसको हम बोलते हैं स्मूथ। अब एक बात बता मुझे, अगर राइबोसोम्स हैं तो भैया राइबोसोम्स क्या करेंगे, हवन करेंगे, नहीं भाई प्रोटीन बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। तो क्या करते हैं, जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसको हम RER बोलते हैं, वो क्या बनाता है, वो प्रोटीन बनाता है। जबकि ये क्या बनाता है, ये प्रोटीन नहीं बनाता, ये बनाता है लिपिड्स। क्या बनाता है, ये बनाता है लिपिड्स। याद रखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, SER जो होता है आपका वो लिपिड्स बनाने के काम आता है, जबकि RER प्रोटीन बनाने के काम आता है, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस है वो एक बार देख लेते हैं, है ना। अपीयर्स रफ ड्यू टू राइबोसोम्स, इसमें राइबोसोम होते हैं, वहां पर राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होते। राइबोसोम सिंथेसिस प्रोटीन, जबकि स्मूथ जो होता है वो क्या बनाता है, लिपिड्स बनाता है। अगली चीज क्या है, नॉट इन्वॉल्व इन लिपिड प्रोडक्शन, ये लिपिड प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है ना, जबकि वो लिपिड आपका बना रहा होता है, वो प्रोटीन नहीं बनाता। अगला क्या है, नो रोल इन एंजाइम और हार्मोन सिंथेसिस, एंजाइम और हार्मोन बनाने का कोई इसका रोल नहीं होता, जबकि फंक्शन इन एंजाइम एंड हार्मोन सिंथेसिस, इसका काम होता है थोड़ा बहुत एंजाइम और हार्मोन। अब तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा होगा भैया एंजाइम, एंजाइम क्या होता है, हार्मोन तो पता है, बॉडी के अंदर हार्मोन आते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, वो सब हमें पता है, एंजाइम क्या होता है। तो एंजाइम कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि बायोलॉजी के अंदर जो रिएक्शंस होती है ना उनको कंडक्ट कराती हैं। अभी आप इतना समझ लो, उतना आपके लिए काफी, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट है कि जो आपका रफ होता है, RER जो होता है, वो नो डिटॉक्सिफिकेशन कैपेबिलिटीज। मान लो फैक्ट्री है, ये क्या है, फैक्ट्री है, ठीक है। अब इस फैक्ट्री के अंदर मान लो एक गुंडा आ गया, तो RER जो है ना उसके पास कोई भी डिटॉक्सिफिकेशन कैपेबिलिटी नहीं है, मतलब कोई भी अगर गलत चीज आती है ना तो उसको बाहर नहीं कर सकता। बट SER के पास कैपेबिलिटी है, SER निकालता है अपनी जेब से बंदूक, है ना, बंदूक, कहता है कि मैं तो बिहार से बिलोंग करता हूं, मेरे पास तो कट्टा जेब में रहता ही है, और ये डरा देता है और गुंडा चला जाता है। तो याद रखना
RER, नो डिटॉक्सिफिकेशन कैपेबिलिटी, डिटॉक्स नहीं कर सकता, गलत चीजों को बाहर नहीं निकाल सकता, बट ये क्या कर सकता है, क्रूशल इन डिटॉक्सिफिकेशन, ये डिटॉक्स कर सकता है, ये डिटॉक्स कर सकता है, गलत चीजों को बाहर निकाल सकता है। ठीक है, ये मत कहना ना इसके पास गन होती है, वरना बहुत पिटोगे, बहुत पिटोगे बेटा, है ना। चलो, है ना। चलो, फैक्ट्री समझ ली, फैक्ट्री आ गई, क्लियर, फैक्ट्री हो गया। चलो, अब आईफोन बन गया फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री से बनने के बाद मुझे बताओ, फैक्ट्री से बनने के बाद, इस क्वेश्चन को छोड़ो, फैक्ट्री से बनने के बाद क्या होगा। अच्छा, वो क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट था क्या, क्या था, हाँ बता ही दो। लिपिड्स मॉलिक्यूल्स इन सेल्स आर सिंथेसाइज्ड बाय, लिपिड्स कहां बनते हैं, कहां बन, मैंने बताया अभी, स्मूथ, RER में प्रोटीन, SER में लिपिड्स। बहुत बढ़िया, तो ये तो आपको पता ही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं, देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको इतना बताया कि आईफोन बन गया, अब आईफोन को डिलीवरी भी तो कराना है। अब ये डिलीवरी कौन करेगा भैया, कौन है जो डिलीवरी करेगा, तो वो डिलीवरी करता है कौन, गोल्गी एपेरेटस, गोल्गी एपेरेटस। तो गोल्गी एपेरेटस, जैसे अमेजोन वाले क्या करते हैं, पैकेट लेते हैं, उसकी पैकेजिंग करते हैं, उसको मॉडिफिकेशन करते हैं और वो आपके घर तक डिलीवर करते हैं, वो सारा काम करता है गोल्गी एपेरेटस। ठीक है ना, याद रहेगा नाम, गोल्गी एपेरेटस। तो गोल्गी एपेरेटस का मतलब नेम्ड आफ्टर डिस्कवर ऑफ कैमिलो गोल्गी, ये अपना बेचारा कैमिलो गोल्गी जी था जिसके नाम पे इसका नाम ही रख दिया, बहुत बढ़िया, है ना। अगली चीज क्या है, इसकी शेप कैसे होती है, आपको इसका थोड़ा सा अंदाजा लगाता हूं। देखो, ये आप डायग्राम देख सकते हो, पैरेलल शीट्स, पैरेलल शीट्स, पैरेलल शीट्स, पैरेलल शीट्स। तो इसका मतलब है गोल्गी एपेरेटस ना पैरेलल शीट्स होती हैं, ऐसे 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 ऐसे, समझ पाए। ये है डायग्राम ऑफ गोल्गी एपेरेटस, पेपर में नहीं पूछा जाता, इतनी टेंशन नहीं लेनी। इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम जो है ना वो है फेलिसिटेट्स पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। जितना भी आपका पैकेजिंग है, मॉडिफिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, सब ये करेगा, सब ये करेगा। प्रोटीन को इधर से उधर पहुंचाना है, कौन पहुंचाएगा, फोन मिला दो, बोल दो, वो गोल्गी एपेरेटस जी को कॉल करिए, हम नहीं कर पाएंगे। फैक्ट्री का काम था बनाना, उसने बना दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। अब आगे का काम किसका भैया, आगे का काम गोल्गी एपेरेटस का, वही चेक करेगा, वही पैकेज करेगा, वही मॉडिफाई करेगा और वही घर पे जाकर डिलीवर कराएगा। तो याद रखना, परफॉर्म्स फंक्शन सच एज स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स, ये इसका मेन काम होता है। ठीक है। ये इसका, अब इसका ना एक काम और होता है, ये ना ध्यान से देखना, प्लेज आर रोल इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। नोट कर लो, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि लाइसोसोम के फॉर्मेशन में काम आता है। तुम्हारे मन में अभी बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, भैया वे लाइसोसोम क्या है, नहीं आप यार कितना बोलोगे, मैं कह रहा हूं सुन मेरी बात, डरे मत, कहानी के भरोसे चलता रहे, तू कहानी के भरोसे चलेगा याद हो जाएगा। लाइसोसोम क्या होता है वो समझते हैं, चलो आ जाओ। लाइसोसोम क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं। लाइसोसोम क्या होता है, एक चीज याद रखना, गोल्गी एपेरेटस जो होता है वो लाइसोसोम के फॉर्मेशन के काम आ रहा है। लाइसोसोम क्या होता है, देखो फैक्ट्री थी, फैक्ट्री ने आईफोन बनाया, किसने बनाया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, गोल्गी एपेरेटस ने तुम्हारे घर तक डिलीवर कर दिया। मैंने आपको बताया था कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होंगे जो कि बच जाएंगे, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होंगे जो कि बच जाएंगे। अब उन वेस्ट प्रोडक्ट को कंपनी बाहर भी तो फेंकती है, आईफोन बना रही है तो वेस्ट प्रोडक्ट तो आएगा ही। अब वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उन वेस्ट प्रोडक्ट को कंपनी बाहर फेंकती है और सेल के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको डिकंपोज कौन करता है, डिकंपोज करते हैं लाइसोसोम्स। इसको हम बोलते हैं सुसाइड बैग्स। क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग्स। ठीक है, ये होते हैं सुसाइड बैग्स। ऐसा क्या है, लाइसोसोम में कुछ अलग है, हाँ बिल्कुल अलग है। देख लो क्या अलग है, देखो लाइसोसोम्स के पास होते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। जैसे ही कुछ वेस्ट पार्टिकल आया, लाइसोसोम ने देखा, लाइसोसोम ने बोला डाइजेस्टिव एंजाइम्स जाओ और उसको खा लो, वो खा लेते हैं और सब कुछ गायब हो जाता है। तो जितना भी वेस्ट पार्टिकल है उसको डिकंपोज कर देता है कौन, लाइसोसोम्स। तो याद रखना, लाइसोसोम्स के पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसकी मदद से वो सब कुछ डाइजेस्ट कर लेता है। एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, ये किसकी मदद से बन रहे हैं लाइसोसोम, किसकी मदद से बन रहे हैं, गोल्गी एपेरेटस की। याद रखना, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि इसको हम सुसाइडल बैग्स क्यों बोल रहे हैं, वाई वी आर, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सुसाइडल बैग्स, क्यों क्यों वाई, सोचो मैं बताता हूं। कभी कभार क्या होता है, सेल के अंदर ना कुछ इंप्योरिटीज आ जाती है, सेल के अंदर कुछ गलत हो रहा होता है। जैसे ही लाइसोसोम को पता चलता है कि और भाई कुछ तो गलत है, तो लाइसोसोम क्या करता है, पूरे सेल के ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम थ्रो कर देता है और पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। समझ रहे हो, लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या कर रहा है, जितना भी वेस्ट है या फिर कभी कभार तो पूरे के पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर जाता है। तो याद रखना,
termed suicidal bag as they may burst during cellular disturbance leading self digestion। जब भी सेलुलर डिस्टर्बेंस होगा, सेलुलर डिस्टर्बेंस मतलब सेल के अंदर कुछ गलत होगा, जब भी कुछ गलत होगा तो सलमान खान नहीं आएगा बचाने के लिए, बचाने के लिए आता है लाइजोम। लाइजोम देखता है गलत हो रहा है, चलो भैया उड़ा दो सबको, तो ये उड़ा देता है। याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका है। ठीक है ठीक है, चल, है ना, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। तो जितने भी डाइजेशन वगैरह हैं वो कौन करेगा, वो आपका करेगा लाइसोसोम। चलो यहां तक कहानी क्लियर। किसी को कोई समस्या यहां तक की कहानी में, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है तो फटाफट से बता दो, है ना। चलो 1 मिनट पानी पी लो। एक तो लेक्चर लेके डेली इतने लेक्चर लेता हूं, गले में दर्द हो जाता है। चलो देखो बेटा, तुम्हारे पास तो टाइम होता है, तुम तो कभी भी लेक्चर देख सकते हो। आधा लेक्चर अभी देखा, आधा बाद में देखा, बट भाई हमें तो शूट करना रहता है यार। एक बार में लेक्चर हमें एक बार में लाइव लेने पड़ते हैं और क्लासेस भी होती हैं। तो मतलब आप मान लो कि दिन में 5-5, 6-6 घंटे लेक्चर होते हैं, तो थोड़ा हो जाता है गले में। चलिए कोई बात नहीं, अब कहानी में वापस आते हैं। कहानी का एक पड़ाव रह गया, क्या बना? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गोल्गी एपेट्रस ने तुम्हारे घर तक भिजवा दिया, वेस्ट प्रोडक्ट लाइसोसोम। अब एक चीज और थी कि जो एक्स्ट्रा आईफोन्स थे ना, उन एक्स्ट्रा आईफोन को कहीं पर स्टोर भी तो करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा जो सेल के पास कुछ भी मटेरियल बनता है, उस मटेरियल को कहीं स्टोर भी तो करना पड़ेगा। तो वो स्टोर कहां होगा? वैक्यूल्स के अंदर। कहां पर? वैक्यूल्स के अंदर। इसलिए वैक्यूल्स को बोलते हैं स्टोरेज सैक। क्या बोलते हैं बेटा? स्टोरेज सैक। एक पॉइंट याद रखना, वैक्यूल्स की जो लेयर होती है ना, वैक्यूल के पास अपनी एक मेम्ब्रेन होती है, और जो मेम्ब्रेन होती है ना, जैसे आप देख सकते हो ये वैक्यूल है, इसके पास जो मेम्ब्रेन है ना, वो पता है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसको हम बोलते हैं क्या? टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं बेटा? टोनोप्लास्ट। तो वैक्यूल की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है क्या है? टोनोप्लास्ट। ठीक है, चलो अब देखना, एक चीज समझना, जो वैक्यूल होता है ना, प्लांट के अंदर तो बहुत छोटा, मतलब प्लांट के अंदर बहुत बड़ा होता है, एनिमल के अंदर बहुत छोटा होता है। प्लांट के अंदर वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है, मतलब सेल के 80-90%, मतलब एक सेल है उसकी 80-90% स्पेस सिर्फ और सिर्फ वैक्यूल लेता है, जबकि प्लांट के अंदर वैक्यूल बहुत छोटा होता है। इस बात को याद रखेंगे। फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है स्टोरेज, दूसरा फंक्शन पता है क्या है? प्लांट्स के अंदर स्पेशली सबसे बड़ा फंक्शन है वैक्यूल्स का, प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू प्लांट सेल, स्टोर एसेंशियल सब्सटेंसेस। जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो तो स्टोर करता ही है, साथ साथ में प्लांट सेल को रिजिड बनाता है, ताकतवर बनाता है। अब तुम कहते हो भैया यार सेल वॉल भी इसी काम के लिए, ये भी इसी काम के लिए। हाँ, क्योंकि प्लांट सेल को ताकतवर बनना पड़ेगा, प्लांट मूव नहीं कर सकते, इस वजह से प्लांट सेल को ताकतवर बनाता है वैक्यूल्स भी। समझ आ गया? वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है, एक रिजिडिटी देता है सेल के, और दूसरा काम क्या है? जितने भी आपकी चीजें, प्रोटीन, अमीनो एसिड, सब कुछ स्टोर कर लेता है। सब कुछ क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। एक स्पेशलाइज्ड रोल है वैक्यूल का प्लांट्स के अंदर, स्टार मार्क कर लेना, बार बार पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लेना। क्या है? एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड वेस्ट फ्रॉम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। देखो प्लांट्स के अंदर तो नहीं, बट जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, शुरू में बताया था यूनिसेल्युलर, उनके अंदर जब पानी भर जाता है ना बहुत ज्यादा, या फिर कुछ वेस्ट पार्टिकल होता है, तो उन सारे वेस्ट पार्टिकल को कहां पर स्टोर करा जाता है? कहां पर? वैक्यूल के अंदर। तो जितना भी वेस्ट है सेल का, वो कैसे जाता है बाहर? वैक्यूल्स की मदद से। क्लियर है? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्लियर है? तो वैक्यूल्स ने क्या करा? जो आईफोन बने थे एक्स्ट्रा, उनको स्टोर कर लिया भैया, ये काम है वैक्यूल्स का। कहानी पूरी हुई, बट कहानी में 2 कैरेक्टर बाकी, 2 गुंडे। 2 गुंडे कौन भैया? एक गुंडा है माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा गुंडा कौन है वो आप लोग बताओ, सोचो एक बार। एक और गुंडा है जो कि सिर्फ प्लांट्स के अंदर होता है, उस गुंडे को हम बोलते हैं प्लास्टिड्स। हम उसको बोलते हैं प्लास्टिड। पहले माइटोकॉन्ड्रिया सुनते हैं, चलो देखते हैं गुंडा नंबर 1। अब उसको हम गुंडा क्यों बोल रहे हैं वो भी बहुत बड़ा रहस्य है। देखो हम इसको गुंडा क्यों कह रहे हैं, वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज स्पेशल, बिकॉज एक लाइन बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है, दे पोजेसेस देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। वेरी इंपॉर्टेंट भैया। ये गुंडे क्यों है? क्योंकि इनके पास खुद का है जो है, ये किसी के भरोसे नहीं है। ये बोलते हैं सुन मेरे पास तो खुद का डीएनए भी है, राइबोसोम भी है, मेरा क्या कर लोगे? समझ पाए? बाकी किसी के पास डीएनए नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियस के पास था। न्यूक्लियस के बाद कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है, खुद के राइबोसोम है, इसका मतलब वो खुद का प्रोटीन भी बना सकता है, इसलिए ये यहां का गुंडा है। ठीक है, ये ऐसा कुछ माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखता है। इसके अंदर ऐसे आप लेयर देख सकते हो, इस लेयर को आप क्रिस्टी बोलते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको बता रहा हूं मैं बस। मेन काम क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन।
मेन काम क्या है? एनर्जी। बोलते हैं ना पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो सबको याद होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो यहां पर क्या होता है? बेसिकली एनर्जी बनती है, किस फॉर्म में बनती है? एटीपी, अडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये फुल फॉर्म होती है एटीपी की। तो जो एटीपी बनती है ना, वो मतलब जो एनर्जी बनती है वो एटीपी की फॉर्म में बनती है। एटीपी एक टाइप से यूनिट है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपकी हाइट कितनी है, तो आप बताओगे फीट के अंदर बताओगे, सेंटीमीटर के अंदर बताओगे, यूनिट है। सिमिलरली सेल के अंदर एनर्जी कितनी बन रही है वो मैं एटीपी के अंदर बताता हूं, ठीक है। तो एक तरीके का यूनिट है। आगे समझ में? तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, मेन काम है इसका एनर्जी प्रोडक्शन। स्पेशल क्यों है? दोनों चीजें खुद के पास, ठीक है। चल, तो ये था आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं क्या दूसरा गुंडा, प्लास्टिड। भैया प्लास्टिड भी क्यों यूनिक है? क्योंकि भैया प्लास्टिड के पास भी खुद का क्या है? डीएनए। प्लास्टिड के पास भी क्या होता है? इसके पास भी खुद के डीएनए होते हैं। एक पॉइंट नोट कर लेना, प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, उसके अलावा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। और कहीं नहीं मिलते, बस प्लांट के अंदर मिल रहे होते हैं, ठीक है। अब सुनना मेरी बात। बेसिकली 3 टाइप के आपके प्लास्टिड्स होते हैं प्लांट के अंदर। बड़े सिंपल है, बहुत आसान है, नाम थोड़े मुश्किल है बट सिंपल है। पहला होता है आपका क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? आपने प्लांट के फूल देखे? फूल कलर क्या होता है? किसी का व्हाइट है, किसी का ब्लू है, किसी का पर्पल है, किसी का पिंक है। वो जितने भी कलर्स होते हैं ना, वो आते हैं क्रोमोप्लास्ट की मदद से। ग्रीन के अलावा अगर कोई भी कलर है प्लांट के अंदर, तो वो उसकी वजह से, किसकी वजह से? क्रोमोप्लास्ट की मदद से। समझ पाए? समझ पाए? तो क्रोमोप्लास्ट क्या है? आर दी कलर्ड प्लास्टिड्स। जो भी फ्लावर वगैरह है, जो भी कलर देना है, वो कौन देगा? क्रोमोप्लास्ट। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, 8th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, क्लोरोफिल। पढ़ा है? बताओ, पढ़ा है? भैया उस टाइम पे तो हम मजे करते थे, पढ़ाई नहीं करते थे भैया, वो फ्री फायर खेलते थे भैया, रैंक पुश करते थे। करो रैंक पुश करो, कोई दिक्कत नहीं है, रैंक फ्री फायर में बढ़ेगी, नंबर यहां नीचे पुश होंगे, तो थोड़ा सा चलो। तो क्या बोल रहा हूं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? इसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, किस क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। मेन काम क्या है? मेन काम है इसकी मदद से ही फोटोसिंथेसिस हो पाता है। क्या हो पाता है? फोटोसिंथेसिस। अगर 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 आपका क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस पढ़ा है 8th क्लास के अंदर, सनलाइट आ रही है, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, उसकी मदद से एनर्जी और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, हम जिंदा हैं, किसकी मदद से? ऑक्सीजन की मदद से। ऑक्सीजन किसकी मदद से आया? क्लोरोप्लास्ट। तो समझो, अगर इस जिंदगी में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता। अगर क्लोरोफिल नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं होता। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो आज आप और मैं पढ़ नहीं रहे होते। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। लास्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? लैक कलरेशन एंड प्राइमरी फंक्शन एज स्टोरेज साइट फॉर स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन। मतलब एक तरीके से प्लांट की जितनी भी चीजें हैं ना, उनको स्टोर करता है ना। इसका कोई कलर नहीं होता, इट इज कलरलेस। याद रखेंगे, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है। उसके अलावा क्या है? दूसरी चीज स्टार्च हो गया, जितनी भी चीजें, इन सबको स्टोर कौन करेगा? यही करेगा, ठीक है। तो 3 टाइप के प्लास्टिड आपको याद रहने चाहिए। क्या ये पॉइंट एकदम क्लियर है? बताओ, है ना? एकदम क्लियर, चल, है ना। मतलब ल्यूकोप्लास्ट आप देख सकते हो, कलरलेस है, ज्यादा कोई इसके अंदर कलर नहीं होता। चलिए, तो ये हो गया प्लास्टिड, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पर सारी सेल ऑर्गेनेली हमारी हो जाती हैं खत्म। अब एक बार उस डायग्राम को खोलते हैं फटाफट से। ये है मेरी आईफोन की प्यारी प्यारी दास्तां, और रिपीट करते हैं कि मैंने आईफोन कैसे खरीदा, ठीक है। अब आईफोन बनता था एक फैक्ट्री के अंदर। उस फैक्ट्री के अंदर जहां पर लिपिड्स और प्रोटीन बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। 2 टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ और रफ। रफ वाला क्या बना रहा है? रफ वाला आपका बनाता है प्रोटीन, और स्मूथ वाला आपका बना रहा है क्या? अरे बोल यार, लिपिड्स बना रहा है। फैक्ट्री के अंदर बना प्रोटीन और लिपिड। अब फैक्ट्री ने बोला कि जाओ ट्रांसपोर्ट करो। ट्रांसपोर्ट तुम्हारे घर तक कौन पहुंचाएगा? सारी जगह कौन पहुंचाएगा? बताओ, जल्दी बताओ, सारी जगह कौन पहुंचाएगा? कौन है मैसेंजर जो कि हर एक चीज को यहां से यहां तक लेके जाएगा? वो है गोल्गी एपेरेटस। गोल्गी एपेरेटस क्या करता है? स्टोर करता है, पैकेज करता है, मॉडिफाई करता है, डिलीवर करता है, डिलीवरी एजेंट, ठीक है। एक और काम है गोल्गी एपेरेटस का, क्या? लाइजोसोम्स को बनाना, लाइजोसोम की फॉर्मेशन में मदद करना। अब भैया लाइजोसोम क्या है? अब देखो, आईफोन की फैक्ट्री में से वेस्ट निकला था। अब ये जो वेस्ट निकला था ना, इस वेस्ट को डिकम्पोज भी तो करना है, इस वेस्ट को बाहर भी तो फेंकना है। वो कौन करा? लाइसोसोम। लाइसोसोम जी ने क्या करा?
जितने भी हमारे मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से जितने भी वेस्ट पार्टिकल थे उसको डाइजेस्ट करा। सुसाइड बैग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कभी कभार अगर कोई डिस्टर्बेंस है सेल के अंदर तो इस सेल को ही खत्म कर देता है, सेल को ही बर्स्ट कर देता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब एक्स्ट्रा आईफोन बने थे तो उन्हें स्टोर भी करना है। स्टोर कहां पर करा है बता दो, स्टोर कहां पर करा है ना? स्टोरेज का फटाफट से याद करके बताओ, जल्दी जल्दी चैट के अंदर बता दो। अगली चीज, दो गुंडे थे, मैंने आपको बताया था, एक कौन था बोलो, एक कौन था? एक था मेरा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है भैया? माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एनर्जी बना रहा है एटीपी के फॉर्म के अंदर। गुंडे क्यों है? दोनों के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम। और दूसरा क्या था? प्लास्टिड। प्लास्टिड हो गए तीन टाइप के। स्टोरेज वाला अगर याद नहीं आया तो बता देता हूं, वैक्यूल्स थे जो कि स्टोर करते हैं। वैक्यूल्स जो होते हैं प्लांट के अंदर बड़े होते हैं, एनिमल के अंदर छोटे होते हैं। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर होते हैं, एनिमल के अंदर नहीं होते। तीन टाइप के नाम तीनों के याद रखने हैं, क्लोरो, क्रोमो, ल्यूको। क्लियर? इसके साथ सेल ऑर्गेनेली का पूरा पार्ट समझ आया। अब बताओ मुझे मजा आया कि नहीं आया? क्या ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको आज से पहले कहीं पर मिला था? क्या ऐसा मजा आपको कहीं से आज से पहले कहीं पर आया था? जल्दी बताओ। कहानी की मदद से हम ऐसे प्यारे तरीके से, देखो हमारा तरीका यही है, हम ऐसे ही पढ़ते कहानी की मदद से। ठीक है, एक मिनट जरा मैं पानी वापस से पी लूं यार, गला दर्द हो जाता है, समझा करो यार तुम, बोल बोल के। चलो जल्दी 10-15 मिनट और लूंगा, एक कॉन्सेप्ट और बचा है। पहले इसको देखो, टू रिमेंबर डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। देखो सेल ऑर्गेनेली जो होती हैं, कुछ सेल ऑर्गेनेली थी जिनके पास डबल बाउंड्रीज थी, कुछ थी जिनके पास सिंगल बाउंड्री थी, और कुछ ऐसी भी थी जिनके पास मेम्ब्रेन ही नहीं थी। यहां पर नाम लिखे हुए हैं। डबल कौन से थे? डबल थे आपका पहला न्यूक्लियस, दूसरे दो गुंडे, कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। बेटा स्कूल इधर पास में, बेटा स्कूल के अंदर ये मत लिख के आ जाना कि दो गुंडे हैं माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड, तुम्हारे टीचर मुझे मारेंगे, है ना? चल आ जा वापिस। ठीक है, देख सिंगल मेम्ब्रेन किसमें? बाकी सब में, जैसे कि आपका वैक्यूल था, लाइसोसोम था, गोल्गी था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। जो स्टोरी के अंदर सारे किरदार थे सब सिंगल के थे, बस दो गुंडे थे जो कि डबल के आए। तो हमें ये भी याद हो गया, ये भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी ना हमें उस कहानी की मदद से। अब मेम्ब्रेनलेस होते हैं दो, एक है राइबोसोम, क्या करता है? प्रोटीन। एक है सेंट्रोजोम। वे सेंट्रोजोम क्या है बताया नहीं आपने, इंपॉर्टेंट नहीं है, बता देता हूं। देखो सेंट्रोजोम क्या होता है? आपके साइटोप्लाज्म में ही होता है, न्यूक्लियस से थोड़ा अटैच्ड होता है। उसके पास ना दो सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रोजोम के पास दो सेंट्रियोल होते हैं। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है? जब सेल डिवीजन होता है, सेल टूटता है तो दो जो सेंट्रोल है, एक एक सेंट्रोल क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं। मान लो ये है आपका सेल, इसके अंदर है दो सेंट्रियोल। अब ये सेल टूटा दो सेल के अंदर, तो जो सेंट्रियोल्स है ना ये क्या हो जाएंगे? स्प्लिट हो जाएंगे, ये स्प्लिट हो जाएंगे। तो इसका जो मेन काम है वो है सेल डिवीजन का, बट आपके एनसीईआरटी के अंदर ऐसा कुछ है नहीं, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे जाकर आप जरूर पढ़ोगे सेंट्रोजोम्स क्या होते हैं, अगर आप बायोलॉजी वगैरह मतलब 10th में पढ़ी लोगे। नहीं 10th में सेंट्रोजोम आपके काम नहीं आएगा, 11th में अगर आप बायोलॉजी लोगे तो बिल्कुल आएगा, है ना? चलो क्लियर है, ये तीनों पॉइंट याद रहेगा। देखो कितने ट्रिक्स हमने याद कर लिए। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं, फटाफट से आ जाओ। अगला देखते हैं, अगला है हमारा एक टेबल। ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर मैंने क्या करा है ना, मैंने देखो सेल कुछ फीचर्स लिखे हैं और मैंने लिखा है कहां पर ये फीचर प्रेजेंट है, कहां पर ये नहीं है। एक बार इस टेबल को फटाफट से गो थ्रू करते हैं। सेल शेप, प्लांट सेल के अंदर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होती है, एनिमल के अंदर कैसी होती है? इररेगुलर या फिर राउंड। एग्जाम के अंदर राउंड बना के आना चलेगा। सेल वॉल यहां पर प्रेजेंट होती है, यहां पर नहीं होती। Z+ सिक्योरिटी वहां पे नहीं है। अगला क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन दोनों जगहों पर प्रेजेंट होती है। अगला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों पे प्रेजेंट होती है। अगला है न्यूक्लियस, दोनों पे प्रेजेंट होती है। अगला क्या है? लाइसोसोम्स, दोनों में क्या होती है? प्रेजेंट होती है, दोनों जगहों पे होती है। उसके अलावा है गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी अपैरेटस भी दोनों जगहों पे। सिमिलरली साइटोप्लाज्म, राइजोसोम्स, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो आपके प्लांट एनिमल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, ये मैं आपको बता चुका हूं। उसके अलावा क्या है? वैक्यूल्स। प्लांट के अंदर वैक्यूल बड़े होते हैं, एनिमल्स के अंदर वैक्यूल्स एकदम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने होते हैं। सीलिया क्या होता है? सीलिया जो है वो प्लांट के अंदर नहीं होता, एनिमल के अंदर होता है। सीलिया क्या होता है? देखो आप ऐसे मान लो, सीलिया एक तरीके से सेल का एक पार्ट है जो कि मूवमेंट में मदद करता है, जो कि सेल के मूवमेंट में, जैसे बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेला था, याद है फ्लैजेला था, वैसे सीलिया एनिमल सेल्स के अंदर होता है, प्लांट के अंदर नहीं होता, थोड़ा बहुत मूवमेंट की मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है,
है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये आपका इस क्लास का टॉपिक नहीं है, वैसे तो 8th में पढ़ लेते हो बट 10th में पढ़ोगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ो, एकदम समझ गए। अब इस कक्षा का, इस क्लास का आखिरी टॉपिक, भैया देख अपन को कितना समय हो गया, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा। तेरा जोश कैसा है, एनर्जी कैसी है, अंदर मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि यार भैया कुछ तो पढ़ रहे हैं यार, ऐसा लग रहा है, बहुत बढ़िया है ना। ये फील जो है ना, ये फील होती है साइंस। मुझे नहीं पता आज से पहले तुम कहां पढ़े हो, मुझे ये नहीं पता कि तुम जिंदगी में कितना डिमोटिवेटेड थे आज से पहले, बट मैं एक चीज गारंटी देता हूं, तू कर सकता है, तू कर सकती है, तुम में है जुनून। और एक चीज याद रखना, एक डब्बा मिठाई उन लोगों को घर पे एक्स्ट्रा भिजवा देना जो कि ये बोल रहे हैं कि तुझसे तो नहीं हो पाएगा, उनके घर पे एक डब्बा मिठाई एक्स्ट्रा भिजवाना, याद रखना। चलो आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है, सेल डिवीजन एक तरीके से एक सेल का टूटना। तो डेफिनेशन देखते हैं, सेल डिवीजन इज द प्रोसेस थ्रू विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स। न्यू सेल्स जो है वो बनते हैं एक सेल से, है ना। अब देखो कुछ टर्म्स हैं जो आप समझ लो। पहला जो सेल होता है, मान लो एक सेल है, उसको हम पहले बोलते हैं पेरेंट सेल। क्या बोलते हैं, पेरेंट सेल। और जब भी पेरेंट सेल टूटता है तो जो भी सेल बनते हैं, मान लो 2 बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, 10 बन रहे हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, डॉटर सेल। क्या बोलते हैं, डॉटर सेल, है ना। अब बच्चे बोलेंगे भैया लड़कों के साथ भेदभाव, यहां भी भेदभाव भैया है, सन सेल क्यों नहीं बोलते, डॉटर को इतनी इज्जत। अरे भैया उसके पीछे बहुत बड़े बड़े रीजन है, अभी तुम मत समझो, तुम इतना समझो, पेरेंट सेल टूटता है डॉटर सेल के अंदर, ठीक है। चलो अब देखते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। डायरेक्टली पेपर के अंदर 3 नंबर का सवाल आएगा, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। पहले समझ लो डिफरेंसेस मैं दिखा दूंगा, देखो डायग्राम से देखना। माइटोसिस समझो, माइटोसिस याद रखना बेटा, माइटोसिस कंफ्यूज नहीं होना है। सुनो, जब एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल के अंदर टूटता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, माइटोसिस, ठीक है। 2 डॉटर सेल, ठीक है। ध्यान रखना, यहां पर क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है। अगर आप किसी मूर्ख बच्चे ने पूछा क्रोमोसोम क्या होता है, तो मैं वो वाली शायरी सुना दूंगा, कौन सी थी वो, कि जली को आग कहते हैं, भुजी को राग कहते हैं, और जो बेटा तुम्हारे पास नहीं उसको दिमाग कहते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम बता चुका हूं मैं, ठीक है। मान लो इसके पास है 12 क्रोमोसोम, मान लो। अब जब 2 डॉटर सेल बनेगी ना, तो इस डॉटर सेल पे भी 12 ही होगा और इस डॉटर सेल पे भी 12 ही होगा। क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है माइटोसिस के अंदर। पहला पॉइंट क्या है, 2 डॉटर सेल बनती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, ठीक है। अगला पॉइंट, अगला देखो मियोसिस, आ जाओ। आप देखो मियोसिस के अंदर 4 डॉटर सेल बनती हैं, 4, 1 2 नहीं 4। और यहां पर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। इमेजिन करो पेरेंट के पास थे 12 क्रोमोसोम, कितने 12। अब ये जो 4 डॉटर है ना, इनके पास एक एक के पास आधा 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 क्रोमोसोम होगा। मतलब इस पे 12 का आधा क्या होता है बेटा, 12 का आधा होता है 6, तो इस पे भी 6, इस पे भी 6, इस पे भी 6, इस पे भी 6। तो आप देख सकते हो 6। तो इसका मतलब क्या है, वहां पर क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, यहां पर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। क्यों हो जाता है, वो रिप्रोडक्शन के अंदर आप 10th के अंदर पढ़ लोगे, बट अभी आप इतना समझ लो कि वो हाफ हो जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है माइटोसिस एंड मियोसिस के अंदर। डिफरेंस मैं आपको दिखा देता हूं। पहला है, इट इज एन इक्वेशनल डिवीजन, बराबर बराबर डिवाइड होता है। इसके अंदर क्या होता है, इट इज एन रिडक्शनल डिवीजन। क्यों, क्योंकि देखो वहां पर क्रोमोसोम का नंबर कम हो गया था। अगला क्या है, 2 डॉटर सेल आर फॉर्म्ड, यहां पर 4 डॉटर सेल आर फॉर्म्ड। उसके अलावा डॉटर सेल्स हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। उसके अलावा यहां पर क्या है, डॉटर सेल हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। उसके अलावा इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यू। देखो 3 डिफरेंस समझ में आ गए। लास्ट डिफरेंस मैं समझा देता हूं। ये जो है ना माइटोसिस, इसके अंदर बेसिकली ये माइटोसिस फंक्शन होता कब है, जब भी मान लो आपका टिश्यू जो है ना उसको रिपेयर करना है, आपके कहीं चोट लग गई, तो चोट लग गई तो वहां का टिश्यू हट गया, अब उस टिश्यू को रिपेयर करना है ना, वहां पर सेल्स क्या होंगे, बार बार क्या करेंगे, बढ़ते जाएंगे। यहां पे कट लग गया, अब कट लग गया तो उसे भरना पड़ेगा ना, कुछ दिन में भर जाता है ना। वो कैसे भर जाता है, माइटोसिस की मदद से। तो जब भी कुछ भी सेल रिपेयर होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइटोसिस। बट रिप्रोडक्शन के अंदर जब सेल डबल होते हैं, रिप्रोडक्शन के अंदर जब सेल्स क्या होते हैं, डिवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं मियोसिस। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स क्या होते हैं, वैसे 10th में पढ़ोगे, बट अभी बता देता हूं, सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स को हम बोलते हैं गैमेट्स, ठीक है। तो जो बेसिक फंक्शंस है उसके लिए हमेशा हमारी बॉडी माइटोसिस करती है, बट रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, मियोसिस होता है। इतना पॉइंट क्या हमें ये एकदम
क्लियर है तो एक बार फटाफट से बता दो। लास्ट क्वेश्चंस कुछ करते हैं, फिर इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। जल्दी से बताओ, जल्दी से। चैप्टर खत्म बेटा, जल्दी खत्म होने वाला है। थोड़ा डांस करके दिखा दो, चलो आओ आओ। पीवाईक्यू, एक पीवाईक्यू देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा ही अच्छा है। एक बार अपनी आंखें जरा ऐसे खोल लो, ऐसे खोल लो एक बार, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ड्राई एप्रिकॉट्स आर लेफ्ट फॉर सम टाइम इन प्योर वाटर एंड लेटर ट्रांसफर्ड टू शुगर सोल्यूशन। बताओ क्या होगा, क्या होगा, सोचो। मैं पानी पीता हूं, तुम सोचो। हाँ भाई सोच लिया, बताऊं। देख, एप्रिकॉट क्या होता है, अखरोट। अब मान लेगा अखरोट है, उनको मैंने क्या करा है, पानी में डाल दिया है। अखरोट को मैंने पानी में डाल दिया है, तो अब उसके अंदर वाटर आ गया है, वाटर आ गया है ना, सॉल्वेंट आ गया। अब मैंने उसको उठा के कहां पर डाला, अब मैंने उसको डाला शुगर सोल्यूशन में। कहां पर डाला बेटा, अब मैंने उस अखरोट को डाल दिया है कहां पर, शुगर सोल्यूशन में। शुगर सोल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक, बताओ। हाइपर या हाइपो, सॉल्यूट कहां पर ज्यादा है, शुगर सोल्यूशन में। तो ये क्या होगा, ये होगा हाइपर, है ना। तो इसका मतलब मैंने अपने एप्रिकॉट को कहां डाल दिया है, हाइपर के अंदर। और जब भी हाइपर में डालते हैं, हाइपो मतलब फूल जाना, हाइपर मतलब श्रिंक हो जाना, तो क्या होगा, मेरा एप्रिकॉट श्रिंक कर जाएगा। ये इसका सही आंसर। अगला देखते हैं, रेड ब्लड सेल्स आर केप्ट इन कंसंट्रेटेड सेलाइन सोल्यूशन। अगर मैं अपने रेड ब्लड सेल को सेलाइन सोल्यूशन, सेलाइन मतलब बहुत ज्यादा नमक वाले पानी में, नमक वाले पानी में मैं अपने रेड ब्लड सेल को डालू, सेम केस है, सेम केस है ना बेटा। ये क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर मैं अपने रेड ब्लड सेल को डाल रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है श्रिंक कर जाएगा। इसका आंसर भी क्या है, श्रिंक। अगला देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल ब्रेक्स डाउन। अगर मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक कर गई, अब क्या होगा, सोचो 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 जल्दी। इसका मैं आंसर आपको दिखा भी देता हूं, इसका मैं आपको दिखा भी देता हूं आंसर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेकेज, डिसरप्शन ऑफ सेल इंटीग्रिटी एंड स्कैटरिंग ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज है वो फैल जाएंगे। भैया अगर मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेरी सिक्योरिटी ही चली गई एनिमल्स के अंदर। देखो प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होगा, अगर ये क्वेश्चन होता फॉर प्लांट्स ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि प्लांट्स के पास तो Z+ सिक्योरिटी है ना, हमारे पास तो केवल गार्ड्स हैं। तो उन गार्ड्स, अगर वो गार्ड्स चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेल ऑर्गेनेलीज फैल जाएंगी, फैल जाएंगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है, एक लीव है, रियो लीव आर बॉइल्ड इन वाटर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करो, इस क्वेश्चन को बेटा स्टार मार्क करो। रियो लीव्स आर बॉइल्ड इन वाटर फर्स्ट एंड देन ड्रॉप ऑफ शुगर सिरप इज पुट ऑन इट। बहुत बढ़िया, देखना इमेजिन करो, एक लीव है ना, एक पत्ती बनाते हैं, एक पत्ती, वाह भाई वाह क्या पत्ती बनाई, इतनी गंदी पत्ती। चलो कोई नहीं, इसको मैंने बॉईल कर दिया, मान लो उसको मैंने रखा, मैंने बॉईल कर दिया। अब मैंने इसके ऊपर क्या डाला है, सोल्यूशन डाला, किसका, शुगर का। ठीक है, शुगर का सोल्यूशन डाल दिया। अब क्या कुछ होगा, तुम बोलोगे भैया बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा भैया, इसके अंदर भी तो वो होना चाहिए कि पानी जो है वो बाहर आ जाए, एक्सोऑस्मोसिस होना चाहिए, श्रिंक करना चाहिए। बट श्रिंक नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि पहले मैंने इसको पानी के अंदर गर्म करा। जब भी मैं किसी प्लांट को, लीव को हीट करता हूं पानी के अंदर, तो क्या हो जाते हैं, उसके जो सेल्स होते हैं, यहां पर जो सेल्स हैं, वो सेल्स क्या कर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, डेड हो जा। अब सेल मर गए बेचारे, अब उसको चाहे तुम अपने शुगर सोल्यूशन के अंदर डालो, चाहे सॉल्ट के अंदर डालो, क्या कोई एक्सोऑस्मोसिस या एंडोऑस्मोसिस होगा, नहीं होगा। अरे भाई बेचारा वो मर गया, अब क्या पानी अंदर बाहर होगा, नहीं होगा। तो क्योंकि हमने पहले ही बॉईल कर दिया, इस वजह से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इसके अंदर। आ गया, तो इसका आंसर लिखकर आना, इसका आंसर लिखकर आना, दिखा भी देता हूं, नो ऑस्मोसिस ड्यू टू द सेल डेथ। सेल डेथ की वजह से कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा। चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, गोल्गी अपैरेटस इज रिमूव फ्रॉम द सेल। अगर मैं गोल्गी अपैरेटस को रिमूव कर दूं, अब जैसे मैंने गोल्गी अपैरेटस बोला, कहानी में याद करो, ऐसे याद करने का तरीका होता है। कहानी में गोल्गी अपैरेटस क्या करता था, फैक्ट्री बनाती थी और ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग का काम, हाँ गोल्गी अपैरेटस सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करता था। तो अगर गोल्गी अपैरेटस को मैं हटा दूं तो क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा, इंपेयर्ड प्रोटीन प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड सेक्रीशन। मतलब हर जगह प्रॉब्लम आएगी, हर जगह प्रॉब्लम आएगी। एक तो बेचारा गोल्गी अपैरेटस सारी चीजों को स्टोर करता था, ट्रांसफर करता था, डिलीवर करता था, तो जितनी भी चेन थी वो सारी चेन ब्रेक हो जाएगी और आईफोन आपके घर तक आ ही नहीं पाएगा। तो जितने भी सब्सटेंसेस हैं प्रोटीन वगैरह के, वो सारे आ ही नहीं पाएंगे सेल ऑर्गेनेलीज के पास तक। समझ पाए। और अगर गोल्गी अपैरेटस नहीं होगा तो लाइसोसोम भी नहीं बन पाएगा, है ना, लाइसोसोम भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलो आई होप ए क्लियर। बताओ
जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बताओ फटाफट। अरे क्या बात है, बी पावर हाउस ऑफ योर सेल, ये बोल रहा है बेचारा प्यारा प्यारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहा है यार अपनी जिंदगी के खुद पावर हाउस बनो, है ना। कब तक बोलते रहोगे पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, अपनी जिंदगी के खुद पावर हाउस बनो, तब है कुछ बात। तो ऐसा प्यार से मैं नहीं बोल रहा, माइटोकॉन्ड्रिया जी बोल रहे हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया जी की इज्जत रख लेना, माइटोकॉन्ड्रिया जी की थोड़ी बहुत इज्जत रख लेना, और ये बात मान लेना, खुद की जिंदगी का खुद पावर हाउस बन लेना। और यहां पर ही हमारा जो पहला चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, खत्म होता है, समाप्त होता है। अब मेरी आपसे एक दो रिक्वेस्ट है, सुन लेना, बस सुन लेना, है ना, करो ना करो आपकी इच्छा है। इसके नोट्स मिल जाएंगे, ये जो नोट्स हैं इन नोट्स को आपकी जो फेयर कॉपी है उसमें उतार लेना, ठीक है। और एक बार और स्टोरी के फॉर्म में याद करना, जैसे ही याद करोगे मैं गारंटी से बोलता हूं आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। दूसरा काम, आप मुझे इंस्टाग्राम पर आकर जरूर बताना कि आपको, इंस्टाग्राम आईडी में डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपको ये लेक्चर कैसा लगा। कुछ भी चीज आपको लगे जो मैं इंप्रूव करूं, आपको लग रहा है कि प्रशांत भाई ये और हो जाता तो मजा आ जाता, ऐसा कुछ है तो आप प्लीज बताना। आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो स्टोरीज लगा के टैग करना, अपने दोस्तों को बताना कि यार जिस घड़ी का इंतजार था वो आ चुकी है, प्रशांत भैया ने साइंस पढ़ाना शुरू कर दिया है। और इसी, अगर आप बाद में देख रहे हो इस वीडियो को, तो इसी जो अपना चैनल है इसी के ऊपर बाकी लेक्चर्स भी, प्लेलिस्ट बनेगी क्लास 9 साइंस की, उसके ऊपर आपको सारे लेक्चर मिल रहे होंगे। तो जैसे कि आपके 10वीं वाले बोलते हैं, वो लाइन अब आप भी बोलोगे, वाई टू फियर व्हेन प्रशांत भैया इज हियर। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। जब तक के लिए याद रखना, आप अपनी जिंदगी के पावर हाउस हो और खुद की जिंदगी आप खुद ही बदल सकते हो। टेक केयर, बाय बाय, चलो बाय बाय बाय।